इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सवाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी और लिटिल थर्स्टीन की तरफ से आज का ये प्रोग्राम अजहर भाई की याद में। इस कोविड ने हमें हमारे से बहुत से ऐसे रंगकर्मी साथी छीन लिए जिनकी उम्र नहीं थी जाने, और खासकर ऐसे साथी जिन्होंने अभी बहुत कुछ करना बाकी था, जिनके वो अपने रंग बिखेर रहे थे, लिख रहे थे, इस हिंदुस्तान के नाट्य कला के अंदर बहुत अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे बहुत से साथी हमारे बीच से चले गए। जैसे मैंने उससे पहले हमने 2 प्रोग्राम किए जिसमें दिल्ली की हमारी चित्रा सिंह जो कि लखनऊ से दिल्ली में सेटल थी, उसके बाद हमारे एनएसडी के हमारे बहुत अच्छे दोस्त राजन भाई जो भोपाल के अंदर एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर ड्रामा हिस्ट्री, वर्ल्ड ड्रामा हिस्ट्री के वो लेक्चरर थे, वो हमें छोड़कर चले गए। और मजे की बात ये कि सुबह हमें खबर आई अजहर भाई की और 2 घंटे के बाद खबर आई हमारे को राजन भाई की। ठीक है, ऐसा कई हुआ और एक वक्त ऐसा आया व्हाट्सएप को बंद कर दो बेटा, रोज कुछ ना कुछ खबर ऐसी आती थी हमारे बीच तो बड़ी दुखदाई होती, दिमाग को हिला देती। जब अजहर भाई की खबर आई तो मैं एकदम स्तब्ध था, और मेरे जैसे वो सभी लोग जो उनके करीब थे वो स्तब्ध। ये नहीं होना चाहिए। खुदा बहुत क्रूर था तो ऐसे शख्स तो इतने मिलनसार उसको हमसे छीना। अजहर भाई के साथ मेरी ज्यादा लंबी मुलाकातें नहीं है। हाँ, एक रंगकर्मी के तौर पे हम एक दूसरे को जानते थे, फेसबुक पे जानते थे और ये जानते थे कि वो कलकत्ता में है, मैं दिल्ली में कर रहा था। इस तरह की बातें हमारे आपस में थी। इस कोविड के दौर में पिछले जो फर्स्ट लहर आई थी उसके अंदर हम लोगों ने नाटक कला के ऊपर काम करना शुरू किया था। हम लोगों ने पहले पंजाबी रंगमंच में, बाद में हम लोगों ने हिंदी रंगमंच पे, फिर आलोचना में। तो आलोचना भी जब हम काम कर रहे थे तो हम अजहर भाई को हम लोगों ने बुलाया था कलकत्ता से। उमा भी हमारे बीच में आई थी और तब मुझे पता लगा था कि अजहर भाई के अंदर कितना कुछ है इस नाटकों के लिए, इस नाटक कला के लिए, उनके अंदर कितना है। वो बाहर निकाल रहे थे किताबों के जरिए। एक मैगजीन का भी, जो मैगजीन है थिएटर पे निकलती है, उस पे नाटक अभी दिल्ली में जब आए थे नेमीचंद स्मृति सम्मान में, उनका जो नाटक को फर्स्ट प्राइज मिला था, तो मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी क्योंकि मैं उन दिनों दिल्ली में अपने एक नाटक में बिजी था। और खास उस नाटक पे भी जो नाटक मुझे कलकत्ता में करना था, भगत सिंह शहीद, उससे पूर्व जब मैं एक हिंदी एकेडमी के द्वारा उमा जी के सौजन्य से जो एक प्रोग्राम हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें मैं गया था। कितनी आत्मीयता से और गर्म जोशी से वो मिलते थे। मुझे नहीं लगता कि एक बार मिलने के बाद अजहर भाई को कोई भुला सकता। एक बार मिलने के बाद या तो उनका जादू ऐसा था कि वो आपको खींच लेते थे। और मुझे तो पता लगा कि वो मेरे से उम्र में लगभग 7 साल छोटे थे। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात हुई। मैं ठीक है अभी 2 दिन पहले 60 साल का हुआ हूँ, लेकिन वो 7 साल मुझसे छोटे, तो थोड़ा और भी धक्का लगा मुझे उनके साथ वो बीते पल याद है जब मैं कलकत्ता में था। हम नाटक खत्म करके आए थे, वो मेरे साथ हमारे होटल में आए थे, उमा जी साथ में थी। लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग बातें करते रहे, रंगमंच पे बातें हो रही, दिल्ली की, हिंदुस्तान की, कलकत्ता की रंगमंच की बातें। और जिस बाखूबी उन्होंने उस कलकत्ता के अंदर हिंदी और उर्दू के रंगमंच को संभाला हुआ था, ये काबिले तारीफ था। उस 2 घंटे की मुलाकात और जो उन्होंने जिस आत्मीयता से हमारे साथ मिले थे, अजहर भाई ने मुझे अपना दीवाना बना लिया।
और मुझे लगता है उसने मेरे जैसे बहुत से लोगों को दीवाना बना रखा, अपनी गर्मजोशी से, अपने जिंदा दिली से। हालांकि चेहरे पे उनके गंभीरता टपकती थी, लेकिन एक जब वो मुस्कुराते थे, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके अंदर के पूरे व्यक्तित्व को बाहर निकाल देते। आज उनकी यादें हम ताजा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे पास हमारे साथ में कोई लोग हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में ज़ाहिर अनवर साहब हैं, जो कि उर्दू के बहुत बड़े नाटककार हैं, और उन्होंने उंगली पकड़कर अजहर भाई को चलना सिखाया। उनके स्टूडेंट रहे स्कूल्स में भी। ज़ाहिर अनवर साहब, जैसा कि पता है कि वो स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल हैं। उर्दू के बहुत बड़े नाटककार हैं, काफ़ी इनामात जीत चुके हैं। कई किताबें, उनके वॉल्यूम्स उर्दू नाटक पे आ चुकी हैं, उनके क्रिटिसिज्म पे आ चुका है। और लिटिल थेस्पियन ने जब अपना पहला नाटक शुरू किया था अपनी स्थापना के बाद, वो नाटक आप ही का लिखा हुआ था। मैं उस नाटक का नाम भूल रहा हूँ। ब्लैक संडे, यही था ना, ब्लैक संडे, जिसके लगभग 175 शो लिटिल थेस्पियन ने किए थे उस समय। हमारे साथ उनकी एक सहपाठी है नईम अनीस साहब, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, और अब वो खुद एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अजहर भाई भी उर्दू के ही प्रोफेसर थे। तो एक सहपाठी, उनकी यादें क्या थी उनके साथ। प्लीज अपने माइक को म्यूट, अपने माइक म्यूट कर दीजिए। हमारे साथ अनीस आजमी साहब भी हैं, जिनका नाम शायद हिंदुस्तान का कोई सरंकर्मी हो जो ना जानता हो। एक, मुझे लगता है कि शायद 30-35 बरस, 40 बरस का तो हमारा भी साथ अनीस भाई प्रयोग ग्रुप में थे, और मैं भी प्रयोग ग्रुप में शुरू में आया था, बाद में सिद्धू साहब के साथ जुड़ गया था। और जब जब भी मुझे उर्दू की कोई प्रॉब्लम आई ये समझने में, या फिर मुझे हमारे ग्रुप में समय, तो अनीस भाई जैसे लोग हमारे दिल्ली में थे, जिनको बड़े फख्र से कहते थे कि जब भी फोन करोगे वो आ जाएंगे। तो ऐसे अनीस भाई, जिन्होंने मेरे जैसे कई लोगों का साथ दिया है, और जहां जहां वो रहे, चाहे वो उर्दू अकेडमी में रहे, आजकल हैदराबाद में है, जब भी थिएटर के अंदर किसी शख्स को कोई जरूरत पड़ी है, खासकर उर्दू में या कुछ बातें करने में, या फिर कोई एक किसी और मदद के लिए, तो एक फोन पे अनीस भाई हमारे हाजिर हो। उनका भी एक बहुत प्यार रहा है अजहर भाई के साथ। वो भी हमारे साथ अपनी यादें को साझा करेंगे। और उमा जी हैं ही हमारे बीच में। बहुत दुख की घड़ी है हालांकि उनके लिए, घर के अंदर इस तरह के आघात होना, पिता, पति, और उसके बाद घर के अंदर और भी लोग, तो इस सब आघात के बावजूद वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। रवि जी म्यूट हो गए हैं आप, रवि जी म्यूट हो गए हैं। रवि अपना माइक ऑन करो। सर आपका माइक ऑन करो रवि। दोबारा ऑफ हो गया। डॉक्टर प्रताप सहगल, जो कि हमारे कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के संरक्षक भी हैं, हिंदी के बहुत बड़े विख्यात प्रख्यात नाटककार हैं। उनके नाटक पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। लगभग 50 से ऊपर उनकी किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी। अगर मैं उनके नाटकों के नाम गिनना शुरू करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो नाटक उन्होंने लिखे हैं, सवाल अब भी मौजूद, ये तो कहानी है उनके। और हाँ, नाटक में अन्वेषक है, रंग बसंती है, नहीं कोई अंत, मौत रात भर क्यों नहीं आती, 4 रूपांत, 9 लघु नाटक, 5 रंग नाटक, अपनी अपनी भूमिका, कोई और रास्ता, और भी ना जाने कितने लघु नाटक है, यूं बनी महाभारत, अंधेरे में, और कई नाटकों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। और कई काव्य संग्रह इनके आ चुके हैं, कहानी संग्रह इनके आ चुके हैं। ये इनकी पहचान तो है ही। अलावा इनकी एक पहचान जो मैंने अनीस भाई की पहचान बताई, डॉक्टर प्रताप सहगल एक ऐसे शख्स है हमारी दिल्ली के अंदर, जिन्होंने कई अपने, जब ये हिंदी एकेडमी में या फिर साहित्य कला परिषद में जब जाते हैं ये, तो कई युवा लोगों को चांस इन्होंने दिया कि आओ नाटक खेलो। डॉक्टर प्रताप सहगल उस दिल्ली के वो एक नाटककार हैं, वो संरक्षक हैं, वो इनके सानिध्य में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं
कि मेरे जैसे कई युवा लोग और आजकल भी डॉक्टर प्रताप सहगल को इसलिए मुरीद होते हैं क्योंकि डॉक्टर प्रताप सहगल ऐसे आदमी हैं जो मौका देने वाले आदमी, आपको कभी इसी बात से इनकार नहीं, आपके हौसले को और बढ़ाने वाले आदमी। और अजहर भाई के साथ और उमा के साथ, उनके परिवार के साथ उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को ही इनवाइट करूंगा, उनको दावत दूंगा कि वो आए और हमारे साथ अजहर भाई के साथ अपनी यादें ताजा करें और जो भी आपके साथ जो उनकी यादें आपके बीच में वो साझा करें हमारे साथ। डॉक्टर प्रताप से दोस्तों, ये बहुत बड़ी मुश्किल सी घड़ी है मेरे लिए, आप सबको लोगों के लिए भी होगी। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जीवन भर आपको मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जो एक आत्मीयता आनी चाहिए वो आई नहीं, संबंधों में एक औपचारिकता बनी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ही वक्त के लिए मिलते हैं या कुछ उनके साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं और आप इतने निकट हो जाते हैं, इतने आत्मीय हो जाते हैं कि जैसे आपका जन्म जन्मांतरों का रिश्ता हो। तो अजहर के साथ हमारा कुछ ऐसा ही रिश्ता था, बहुत लंबा रिश्ता नहीं था, लेकिन बहुत ही सघन और बहुत आत्मीय रिश्ता हुआ और ये बहुत जल्दी हुआ। और अभी इसको और आगे और सघन होना था, अभी और खिलना था, लेकिन उससे पहले ही आपका माइक ऑफ हो गया सर। सर आपका माइक ऑफ हो। जी पता नहीं क्यों हो गया ये। मैं ये कह रहा था कि वो हमको वक्त से पहले मुझे लगता है धोखा दे गए और जो सघनता और जो आत्मीयता संबंधों में हमारे आ चुकी थी वो डोर कहीं बीच में टूट गई। बड़ा दुख होता है। बहुत लोग गए हैं इस बीच, हमारे साथी गए हैं, बहुत साथी गए हैं वो, क्योंकि मेरा रिश्ता साहित्यकारों से भी है, हिंदी के भी, उर्दू के भी, पंजाबी के भी, और कलाकारों से भी है, रंग कर्मियों से भी है, और बाकी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें तो है ही है। तो इस तरह से बहुत लोग निकल गए इस कोविड के चक्कर में। बहुत दुख हुआ, होता है, लेकिन जितना दुख मुझे अजहर के जाने का हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। इतना दुख मुझे लगता नहीं, औरों के जाने से दुख हुआ, लेकिन अजहर के जाने का मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसका कारण शायद ये था कि जो हमारी मुलाकातें उनके साथ हुई और जिस तरह से मैं आपको उनके उनके उनसे हम बाद में मिले, पहले हम उमा से मिले थे। उमा से भी हमारी बड़ी एक आकस्मिक मुलाकात गुवाहाटी में हुई थी। एक वहाँ विश्व अंतर्राष्ट्रीय वो लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से, एनबीटी की तरफ से। तो मैं वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उमा वहाँ आई थी किसी कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं पढ़ने के लिए। हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे। हमारी बड़ी आकस्मिक मुलाकात लिफ्ट में हुई। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, सिर्फ नाम से परिचय था। और वो मुलाकात बहुत जल्दी जैसे औपचारिकता के सारे बंधन टूटते चले गए। और शशि भी मेरे साथ थी, तो शशि तो ऐसे उनको बिहेव करने लगी उनके साथ कि जैसे वो उनकी बेटी हो। और वो भी फौरन ही अम्मा और माँ का जो माँ और बेटी का रिश्ता है वो कायम हो गया। और हम लोग होटल में एक अपने कमरे में बैठे उनकी बहुत देर तक उमा की कविताएं सुनते रहे। और उसके बाद जो है हमारा जो मिलना हुआ अजहर से कलकत्ता में। उमा की ही एक किताब थी, एक औरत की डायरी, उसके सिलसिले में मैं वहाँ गया था। वहाँ अजहर से पहली बार मिलना हुआ। वो एयरपोर्ट पर लेने आए थे। बहुत मुझे लगा बहुत चुप्पा व्यक्ति है, बोलते नहीं है, उनको बुलवाना पड़ता है। वो जो 1-1.5 घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट से लेके होटल तक का, वो चुप ही, मैं ही बीच बीच में बोलता था
पूछता था कुछ कुछ उनके बारे में, कुछ शहर के बारे में, कुछ शहर का जो रंग कर्म हो रहा है उसके बारे में, कुछ लोग जो चले गए उनके बारे में, और जितनी भी मालूमात मैं कर सकता था इस तरह से। वो बस जितना पूछो उतना जवाब दिया, फिर खामोश, फिर खामोश। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे संवाद कैसे कायम होगा। लेकिन उसके बाद जब हम लोग होटल में बैठे और थोड़ा गपशप शुरू हुई तो एक संवाद का सिलसिला बना, और संवाद ऐसा कायम हुआ हमारा, ऐसा कायम हुआ कि लगता है कि हम तो बहुत लंबे अरसे से, पता नहीं कितने सालों से ही एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। तो वो आगे सिलसिला तब बढ़ा जब वो फिर आए, यहाँ दिल्ली आए और हम लोग फिर कलकत्ता गए। इस तरह से हमारी मुलाकातें होती रहीं, और ये तो कभी सोचा नहीं था ये घट जाएगा, क्योंकि हालांकि ये सब लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे उमा के सब परिवार में, और उमा का तो बहुत, उनके पिता चले गए, उनके भाभी जो हैं वो चली गई, नंदोई चले गए, पति चले गए, मतलब एक परिवार में इतने लोग एक साथ जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी पीड़ा, और वो खुद भी जो है उससे पीड़ित थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है वो संभली है, शायद अभी भी पूरी तरह से संभली नहीं है, लेकिन संभलने के उस रास्ते पर है, क्योंकि संभलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और संभलने का रास्ता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं, सिर्फ और सिर्फ रंग है, सिर्फ और सिर्फ मंच है। इसके अलावा हम और कुछ जानते नहीं जिसके सहारे हम अपने जीवन को जी सकें। तो यही रास्ता उमा को भी लेना है, और मुझे लगता है वो ले चुकी है, इस रास्ते पर आ चुकी है। तो मैं अजहर के बारे में बात कर रहा था कि अजहर का व्यक्तित्व फिर जब इन मुलाकातों में धीरे धीरे खुलने लगा तो मैं चौंकने लगा कि ये जो है ये कोई एक आयामी, ये कोई सिंगल डायमेंशनल व्यक्ति नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति है। इस व्यक्ति के विविध आयाम हैं। मैंने उनको कभी भी मंच पर अभिनय करते नहीं देखा, लेकिन उनके कुछ चित्र देखे, कुछ उनकी मैंने जो जो उन्होंने जो उनकी होती हैं वीडियो कट होती हैं वो उसमें कुछ देखा, पत्रिकाएं देखी, तो उसमें मुझे अनुमान हुआ कि, क्योंकि अनुमान तो हो जाता है जब चेहरे का भाव आता है, चाहे वो एक शॉट में आए, 2 शॉट में आए, तो पता लग जाता है कि जो चेहरे के कंटूर्स हैं वो किस तरह से ट्विच करते हैं और किस तरह से बदलते हैं, और किस तरह से वो जो भाव हैं वो अभिव्यक्त होने लगते हैं चेहरे पर, तो उससे एहसास हो जाता है कि इस अभिनेता में अभिनय की कितनी समझ है और कितनी शक्ति है। और वो उतने ही कड़क बिल्कुल निर्देशक भी थे, और इतना बाद में मुझे पता लगे वो लिखते भी हैं, उर्दू में भी लिखते हैं और हिंदी में, हालांकि वो स्क्रिप्ट तो उनकी फारसी होती थी, लेकिन अब ये जो रंग की भाषा है कि उर्दू हिंदी का ज़्यादा कोई बहुत भेद रहा नहीं, या ये भेद बड़ा अब टूट चुका है, जब तक कि हम बहुत ही कोई ऐसा समय में ना चले जाए, किसी कोई 5वीं शताब्दी का नाटक लिख रहे हैं या 3री शताब्दी का लिख रहे हैं, या मान लीजिए किसी और ऐसे समय का लिख रहे हैं, तो भाषा उसी हिसाब से हमें उसका अन्वेषण करना होता है, उसको चुनना होता है। लेकिन जो कुल मिलाकर जो रंग भाषा है वो तोड़ चुकी है इन चीज़ों को, और वो अजहर उनमें से एक है जिन्होंने जो अगर आप उनके पढ़ें तो आप ये नहीं कह सकते कि उर्दू का नाटक है या ये हिंदी का नाटक है, आप कहेंगे कि ये नाटक है और ये हिंदुस्तानी का नाटक है, ये हिंदुस्तानी भाषा का नाटक है। तो इस तरह जैसे बोलचाल होती है उस भाषा का नाटक है। अभी जब वो, क्योंकि उनके साथ जो मेरी मुलाकात कलकत्ता में, जब ये अभी जिसका जिक्र कर रहे थे रवि, वहाँ जो हिंदी अकादमी की तरफ से हुआ राष्ट्रीय नाट्य उत्सव और उससे पूर्व सेमिनार, तो उसमें भी मैंने उनको एक्सप्लोर किया। एक था पहले तो जो मेरा जो ओपनिंग था उसमें मैंने सारा का सारा हिस्ट्री पूरी कलकत्ता की जो हिंदी और उर्दू की तो ज़्यादा कम रही है, हिंदी की वहाँ ज़्यादा, बंगला के तो है ही है, और वो जो इतिहास रहा है
उस इतिहास की यात्रा में, यानी 9वीं 19वीं शताब्दी से चलते चलते और ये 21वीं शताब्दी तक की जो यात्रा तय की है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं और बहुत ऐसा समय कम रहा है जहाँ हिंदी कह सकते हैं कि रंगमंच कलकत्ता में फला फूला है। वो नाम आप जानते हैं, चाहे वो श्यामानंद जालान हो या उषा गांगुली, वो सब आप जानते हैं जिन लोगों ने इतना काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद कौन रहा? उनके जाने के बाद अजहर रहे, उनके जाने के बाद उमर रहे। तो इन्होंने जो लिटिल थेस्पियन की स्थापना की, अब जितना भी हिंदी का सारा काम हो रहा था, उर्दू में हो रहा था, वो सब इन्हीं के माध्यम से हमारे सामने आ रहा था और बहुत महत्वपूर्ण आ रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया इन्होंने कि जो हिंदी का रंगमंच केवल दिल्ली का रंगमंच नहीं है या इलाहाबाद का रंगमंच नहीं है या मुंबई का नहीं है, बल्कि वो कलकत्ता का हिंदी का रंगमंच भी है। तो ये एक बड़ी बात थी। तो ये पहचान बनाना। इसके बाद जब वो दिल्ली आए, उनको रूहें, उनका जो नाटक देखने का मुझे मौका मिला यहाँ दिल्ली में, हालांकि वो उस तरह की पूरी प्रस्तुति तो नहीं थी, एक अभिनय रंगपाठ कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें अभिनय था, रंग भी था, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं भी था। ये लगता था मुझे एक प्रस्तुति की एक नई विधा विकसित हो रही थी कि जिसमें आप बहुत ही सीमित साधनों में प्रस्तुतियाँ कर सकते हैं और वो रंग पाठ या अभिनय पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह भी उनका रूहें जो, लेकिन रूहें वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा नाटक है वो। और रूहें से पहले एक दिन वो मेरे साथ थे, जब वो आए दिल्ली में तो शाम को वो मेरे साथ थे मेरे घर पर। तो उनको नया नाटक उन्होंने लिखा था चाक। चाक उन्होंने पढ़ा, सुनाया यहाँ हमारे घर में। मैं भी था, शशि भी थे, हम तीन ही लोग थे। तो एक बिल्कुल स्तंभित करने वाला नाटक, यानी हालांकि वो बड़े आश्वस्त नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं अभी इस पर काम करना है। मैंने कहा काम तो आप जरूर करेंगे, लेकिन ये नाटक का विषय, इस पर शायद अभी काम हुआ नहीं, इस पर किसी ने, मुझे नहीं लगता लिखा हो, अगर लिखा तो मेरी जानकारी में नहीं है। यानी हम इधर उत्तर भारत में बैठे हुए लोग उत्तर भारत का तो जानते हैं, लेकिन ईस्ट का जानकारियां बहुत हमारे पास नहीं है। तो ईस्ट में भी जैसे विभाजन के समय भी हुआ, और उसके बाद जब ये बांग्लादेश का उदय हुआ, बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, तो तब जो वहाँ से जो मुसलमान भाग कर आए और उन्होंने यहाँ शरण ली, उनका जीवन, और फिर जब यहाँ कुछ थोड़ा सा हुआ तो उनको यहाँ पहचान नहीं मिली, तो वो लौटे। जब वो लौटे, ढाका वापस गए और उधर अपने और जगहों में गए, तो वहाँ भी पहचान नहीं मिली। वो फिर लौटे कलकत्ता, और जब वो फिर लौटे तो वो पूरा का पूरा जो संघर्ष उनका है यहाँ का और वहाँ का, तो ऐसे लगता था ये लोग चाक पर चढ़े हुए लोग हैं, जो अभी जिनकी कोई शक्ल नहीं बन रही, जो अभी जिनका कोई निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन वो चाक पर चढ़े हुए एक कलाकृति के बनने से पहले की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वो लगातार भोग रहे हैं। तो ये एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए और अच्छा था। और जो मनुष्य की जो पीड़ा है और जो मनुष्य का संघर्ष है इन सारी दी गई परिस्थितियों में, और उसमें बहुत सारे प्रश्न, धर्म का प्रश्न, उसमें सांप्रदायिकता का प्रश्न, ये सारे आते हैं, धीरे धीरे उसको टच करते हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु उनका रहता था वो उस जो मानवीय त्रासदी है, जो उनकी मानवीय पीड़ाएं हैं और उनके जो मानवीय संघर्ष हैं, वो केंद्र में। और ये सब जो कला नाटक के लिखने की और नाटक के प्रस्तुत करने से पहले जो एक नाट्यालेख तैयार करने की होती है, वो उनके पास खूब थी। और ये अभी और उनको नाटक में हमारे साथ और आते, ज़रूर आते, बहुत अच्छे नाटक आते, मुझे उम्मीद है, लेकिन ये उससे पहले ही सब हो गया। और इसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ व्यक्ति बिल्कुल क्षण रहे, वो भी आए, हमारे उमा भी आई, वो क्षण हमने अपने घर में कुछ काटे, कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ पारिवारिक बातें, कुछ रंग जगत की बातें, कुछ लेखन की बातें, और कुछ छत पर बैठकर हमारे कुछ कविताएं सुनाना। तो एक बड़ा ये सब अब अनुपस्थित हो जाएगा जीवन से, सोचकर बड़ा रूह कांपती है।
और शायद अब इसमें मेरा भी स्वार्थ है कि मैं अब इन चीज़ों से बिल्कुल महरूम रह जाऊंगा, तो शायद अपना आदमी अपने स्वार्थ के लिए भी रोता है, और शायद मैं भी इसलिए रो रहा हूँ कि अज़हर के चले जाने से जो मुझे उनसे मिलना था मैं उससे महरूम रह गया, और जो मुझे मिला वो अभी बहुत कम था, जो मिलना था उसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। अब मैं केवल उनको नमन कर सकता हूँ, उनकी स्मृति को। और अभी मैं उमा से कह रहा था कि उनके नाटक इकट्ठा करो, पूछ रहा था कि कौन कौन से नाटक हैं, तो किसी प्रकाशक से भी बात की थी कि भाई वो उनका एक कंपेंडियम प्रकाशित हो जाए, जो जो उन्होंने नाटक लिखे हैं, कम से कम हिंदी में तो हो जाए, उर्दू में तो मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, अब वो देखेंगे उर्दू वाले, लेकिन हिंदी में वो हो जाए तो एक, अभी पता नहीं है हमें उन्होंने कितना काम किया। अब बात कीजिए तो पता लगता है कि कितने उन्होंने अनुवाद किए हैं, कितने रूपांतर किए हैं, और कितने उनके मौलिक नाटक हैं, और जो हिंदुस्तानी में हैं, कुछ ठेठ उर्दू में भी हैं, तो वो सारे के सारे सामने आने चाहिए। पत्रिका तो पत्रिका मैं क्योंकि उर्दू पढ़ नहीं सकता इसलिए मैंने वो देखी, लेकिन पलटी है, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए वो मैं उससे भी महरूम हूँ। लेकिन एक निकाल रहे थे, एक पत्रिका निकालना, और उर्दू में जैसा हमारा माहौल है हिंदुस्तान का, और उसमें एक उर्दू की, वो भी एक रंग की दुनिया और रंग कर्म को लेकर निकालना, ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। जानता हूँ कि उस पर जो स्तरीय लेख लिखवाना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जब वो रंग कर्म नहीं हो रहा है ज़्यादा उर्दू में, तो फिर वो चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये सारे मुश्किलों के बीच में वो इतने, और एक बात मुझे और पता लगी कि वो अपने आय का 10% हर महीने वो समर्पित कर देते थे, और भी खर्च करते रहते थे, लेकिन 10% अपनी आय का हर महीने वो अपना दे देते थे लिटिल थेस्पियन को, जो रंग कर्म के काम आता था। तो ये भी एक अनुकरणीय बात है कि संस्थाएं किस तरह से चलती हैं, किस तरह से खड़ी की जा सकती हैं, और व्यक्ति किस तरह से उनको आगे बढ़ाता है। तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भाई आप मेरे मेरे तो अजीज थे, बहुत छोटे थे। अब मैं तो यही नहीं कि मैं उमा को यही कहता हूँ, मुझे यही नहीं पता कि उनसे मेरा रिश्ता क्या था। तुम जो है अम्मा कहती हो, तो मेरे वो क्या दामाद हुए कि मेरे दोस्त हुए कि मेरे भाई हुए कि अजीज हुए, क्या हुए। तो मैंने कहा चलिए इस रिश्ते को कोई नाम ना दो, इसको अपरिभाषित ही रहने दो, लेकिन जो भी रिश्ता था बहुत मीठा था, बहुत मधुर था, और बहुत कुछ छूट गया। आखिरी दिनों में जब हम कलकत्ता गए थे, तो मुझे वो दिखाने, मेरा बड़ा मन था कि मैं वो स्टूडियो देखूं जाकर, जिसमें जो पहली फिल्में बनती थी, जिसमें मूक फिल्में बनती थी, वो स्टार स्टूडियो, मिनर्वा स्टूडियो, और न्यू इंडिया स्टूडियो तो जल गया, वो वहाँ तो वो कुछ है नहीं। लेकिन हम गए वहाँ पर, मिनर्वा स्टूडियो में गए, और मिनर्वा स्टूडियो उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो स्टूडियो की जगह अब थिएटर बन गया है, वहाँ नाटक होते हैं, लेकिन वो था नहीं। पर लेकिन जब वो गए तो उन्होंने वो दरबान को बोला कि भाई कहना कि अजहर आए हैं, वो अंदर गया और दरवाजे खुल गए, बंद था। मैंने कहा भाई ये तो खुल जा, सिम सिम भी हैं, ये तो अली बाबा भी हैं, जो यहाँ के कलकत्ता के अजहर, कि जहाँ भी जाना हो इनको साथ ले जाइए और ये खुल जा सिम सिम बोलेंगे। और तो वो देखा, फिर उसका स्टार स्टूडियो में हमने वो देखा प्रोजेक्टर, जिसमें शुरू की फिल्में वो लंबे लंबे स्पूल वाली जो चलाई जाती थी, तो अब वहाँ तो फिल्में चलती हैं, बाकी सारा कमर्शलाइज हो गया, वो हालात तो रहे नहीं है। लेकिन केवल आप उन स्मृतियों में जा सकते हैं, उनमें जी सकते हैं, और एक इतिहास को टटोल सकते हैं। ये इच्छा थी मेरी भी, उनकी भी, और हम लोग ऐसे घूमते रहे, नेशनल लाइब्रेरी गए और बहुत सारी जगह कलकत्ता में घूमते रहे। तो ये हमारा संबंध एक सीखने सिखाने का संबंध था, जो बहुत जल्दी टूट गया। अब मैं केवल उनकी स्मृति को नमन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत भावपूर्ण कर दिया उनकी यादों के साथ।
ये बात है, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दे सकते। इसी टाइटल पे लेके हमारे पंजाबी के बहुत बड़े नाटककार हैं, सिरमौर नाटककार डॉक्टर आतमजीत सिंह, उन्होंने जो टोबा टेक सिंह मंटो की कहानी है उस पर नाटक बनाया। इसका नाम उन्होंने दिया था रिश्तियां दा की रखिए नाम। रिश्तों को क्या नाम दो, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दे सकते आप। चाक नाटक के बारे में बात कर रहे हैं आप, मुझे पता लगा था ये चाक नाटक हमारे अनीस भाई शायद किसी मैगजीन में इसको प्रिंट करवाने की भी प्लान बात चल रही थी। इसी चाक नाटक जैसे ही कुछ नाटक हमारे पंजाब के अंदर भी, जैसे मैंने बताया रिश्ते अदा की रखी ना, डॉक्टर आतमजीत सिंह जी जो हमारे पंजाब के बहुत ही बड़े नाटककार हैं, उन्होंने भी इस नाटक लिखे। खैर अजहर भाई के बारे में तो हम सब ये जानते ही हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बता रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप को लेकर अभी कलकत्ता में जब गया था, हम लोग नाटक कर रहे थे भगत सिंह। तो जाहिर अनवर साहब जब मंच पे बाद में ऊपर आए और उनके साथ में शायद क्रिटिक भी थे, मैंने उनका नाम लिखा। तो भगत सिंह नाटक फिर साहब ने लिखा था, बड़े बेबाक तरीके से लिखा हुआ है और भगत सिंह की सोच को सामने लाने लिखा हुआ है। तो शायद जाहिर अनवर भाई ने एक बात उस समय कही थी कि उस शख्स को अपने साथ लेते हुए कि जो धार्मिक कट्टरपंथियों ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, आज उस थप्पड़ का जवाब इस मंच से उन लोगों को मिल गया है। बड़ी बेबाक बात आपने कही थी जाहिर भाई, मैं सचमुच आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसका मतलब मुझे तब तक समझ में नहीं आया था अभी क्यों कही गई, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि आपने बात क्यों कही थी। अजहर भाई को आपने उंगली से पढ़कर चलना सिखाया। उसके स्कूल में आप उनके टीचर रहे, नाटकों के आप उनके टीचर रहे, आप उनके गुरु रहे, आपके अपने कई नाटक आप पे आ चुके हैं। और मुझे अनीस भाई ने जब आपके बारे में बताया था, जब मैं कलकत्ता जा रहा था, तो अनीस भाई ने कहा था कि अपने उर्दू के जो सिद्धू साहब के नाटक हैं वो जाकर इनको जरूर देकर आना। तो मैं वो नाटक ले तो गया था, वो शायद अजहर भाई के पास हैं, लेकिन उनको देखने का समय ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहले सेमिनार में बिजी थे, उसके बाद फेस्टिवल में, और फेस्टिवल से जो यहाँ है उसके बीच में ये कोविड का दौर शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता उनको पढ़ने का मौका मिला होगा और आप तक पहुंचाने का मौका मिला होगा। हम जब ग्रुप से सुबह 7 बजे की हमारी ट्रेन थी, वो कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते थे। तो 6 बजे हमें अपने होटल से निकलना था ताकि 7 बजे हम अपनी ट्रेन पकड़ सकें। तुम अभी तैयार होके देख ही रहे थे, इतने में से पता लगा अजहर भाई ने अपने 2 स्टूडेंट्स भेज दिए हैं जो हमारा नाश्ता लेकर आया। सुबह 6 बजे हमारा नाश्ता हमारे पास। तो मैं हैरान था कि सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे के करीब हमसे यहाँ से गए हैं, घर पहुंचने में उनको 1-1.5 घंटा लगा होगा। फिर सुबह 5 बजे अपने बच्चों को उठाया होगा, जो स्टूडेंट्स उनको उठाया होगा और कहा होगा कि जाओ उनको नाश्ता भी देकर आओ। सचमुच में नतमस्तक हुआ उस समय अजहर भाई के और हुआ के, इस तरह से आप ध्यान रखते हैं अपने लोगों को। बहरहाल मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ जाहिर अनवर साहब से कि वो अपनी यादें उनके साथ साझा करें। आपके साथ तो गुरु शिष्य का रिश्ता भी रहा है, बाप बेटे का भी रिश्ता रहा है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, यादें साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की इस बज़्म में तमाम मौजूद लोगों को हमारा आदाब। और आज जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिस अजहर के बारे में बातचीत हो रही है, उसको मैंने स्कूल में दाखिले से पहले भी देखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उसी के फर्स्ट फ्लोर में अजहर रहा करते थे, वहीं पले बढ़े और उसी स्कूल में वो दाखिला लिया जहां मैंने उन्हें क्लास 10 तक पढ़ाया। उसके बाद 11-12 में भी उनकी मदद की। ये छोटी सी उम्र में गुजर जाना मेरे लिए बहुत, आपकी जबान में दुखद की बात है। बेपनाह अफसुर्दगी आती है जब तेरा नाम लीजिए तब चश्म भर आवे। ये असल मसला है। जब उसकी बात याद आती है तो आंखें भर आती हैं। तो जब आंखें भर आती हैं तो ऐसे जीवन को कैसे पार किया जाए? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीर ने अपने जमाने में कहा था। तो ये छोटी सी जो 50-52 साल की उम्र उसने पाई है वो मुख्तसर है, लेकिन पीपल और ग्रेट मैन
और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज लीव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। वो अपने कारनामों में जिंदा रहते हैं, अपने खिदमात की वजह से जिंदा रहते हैं, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से जिंदा रहते हैं, और अजहर के जिंदा रहने का जवाज है, रीजन है। अजहर को पहली बार स्टेज पर चांस मैंने दिया, इसका क्रेडिट लेने की मुझे कोई शौक नहीं है। उन्होंने मेरे ड्रामे से अपने सफर की इब्तिदा की, इसकी भी क्रेडिट लेने की है मुझे कोई बहुत शौक नहीं है, इसलिए कि जो क्रिएटिविटी उसके अंदर थी वो उसको ज़हीर अनवर मिलता या ना मिलता, वो अपनी मंजिल पर यकीनन पहुंचता। बहुत बढ़िया बात। यकीनन पहुंचता। देखिए, क्रिएटिव वफूर उसके अंदर था, समझने की बड़ी सलाहियत थी, जिसको हम कहते हैं डिजायर टू नो द म्यूजिक ऑफ द स्टेज, द लाइटिंग, स्टेज डिजाइन, इन तमाम चीजों को सीखने की उसकी जो चाह थी, और उसके साथ साथ उसकी बेगम साहिबा उमा झुनझुनवाला, उसने भी जो साथ दिया। उन्हें बहुत सारी बातें याद होंगी, लेकिन इब्तिदा में क्या हुआ था कि मैं अपना एक छोटा सा ड्रामा कर रहा था, और उस ड्रामे में लड़की का किरदार के लिए कोई लड़की नहीं थी। उर्दू ड्रामे की बहुत ही फिसलती हुई जमीन पर अभी प्रताप सहगल साहब ने जरा सा इशारा किया था, तो आप ये समझ लें कि हम लोगों ने मजबूर होकर कई एक बार बगैर लड़की के, बगैर उस किरदार के, लड़की के किरदार के ड्रामा लिखा। और पहली बार जो मेरे ड्रामे में उसने काम किया तो वो एक लड़की का किरदार था। पहले बहुत झिझका, सर हमसे नहीं होगा सर। हम बोला हम है ना, तुम चलो करो। और उस जमाने में जो हमारे साथ थे, जमा हबीब, जो अभी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में और सीरियल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, और ये अजहर आलम जो दोनों साथ पढ़ा करते थे, इसके अलावा भी दूसरे तमाम लोग थे, हमारे नईम अनीस, ये तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी में उन मकामात पर पहुंचने की भरपूर और कामयाब कोशिश की जहां उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन ये शख्स एक छोटे सी लड़की के किरदार से उभरता है, और उसके बाद मेरे ड्रामे कैदी में काम करता है, और कैदी में काम करते हुए मैंने उसे देखा, समझा कि इसे, ये जो खामोश रहता है तो खामोश नहीं रहता है, उसी दौरान ये जो मौन बरत है उसकी, उसमें सीखने की उसकी चाह बेपनाह थी। वो आंख खोल कर देखता था कि हमारे सामने डायरेक्टर किस तरह डायरेक्ट कर रहा है, किस तरह किसी किरदार को डांटता है, किस तरह किसी किरदार के अंदर से उसके रूप, अनेक रूप को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसके अलावा हम ऐसे लोग जब ड्रामा करते थे तो ना हमारे पास पैसा था, ना हमें ये इल्म था कि हम अपने ग्रुप को रजिस्टर्ड कराएं। हमें सिर्फ ये इल्म था कि हमको ड्रामा करना है, ये जुनून था जो हमको ड्रामा करना है। इस जुनून को कैदी ड्रामे के साथ मैंने ट्रांसमिट कर दिया अजहर में और उसके दोस्तों में, एक दो नहीं, काफी लड़कों के अंदर एज एन एक्टर मैंने ये जोत जगाई। लेकिन दूर जाने वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिव वफूर होता है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, लगन होती है, वो बहुत दूसरे किस्म का होता है। इस कैदी ड्रामे को उसने कहां कहां किया, शायद मुझसे बेहतर नईम अनीस बताएंगे, और कितनी जगह उसने इनाम जीतकर मुझे सुरखुरू किया है। और उसके बाद जब मैंने ड्रामा ब्लैक संडे लिखा तो भैया ये ड्रामा आप माने या ना माने, एक जुनून में, एक कैफियत में 1992 के बाद अचानक एक रात, बल्कि उस रोशनी भी नहीं थी, तो मैंने किसी सूरत उसको लिखा, और इसके बाद इन लोगों के साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज के 150 ईयर्स में किया। और इस ड्रामे को करने में उमा झुनझुनवाला ने भी बड़ा साथ दिया, और इन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे रूम से, प्रिंसिपल रूम से बार बार उठाकर यूनिवर्सिटी में ले जाते। वहां हमने लोगों के साथ वर्कशॉप किया और देखा कि इनके अंदर क्या लगन है। और इस ड्रामे को दिन हो के रात मुसलसल मेहनत करके, इसलिए कि इस ड्रामे की बुनियादी खूबी लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ना था, और एक स्पीड थी, वो एक ऐसी स्पीड थी जिसमें आपको कोई सेट
कोई चीज की जरूरत नहीं थी, एक जिस्म के इम्कानात को बाहर लाने की जरूरत थी। और ये लोग इस तरह एक्टिव लोग थे जिसने ब्लैक संडे को अपनी मेहनत से, अपनी अदाकारी से सजाया और नेशनल लेवल तक ले गए। इसके बाद उनको ऐसा शौक हुआ, और जब शौक इस कदर, ज़ौक़ और शौक अगर अंदर से उभरे तो रहनुमा कोई नहीं होता, रहनुमा उसका वो खुद हो जाता है। और इस तरह वो आगे बढ़ा। आप यकीन करें कि जब उसने लिटिल थेस्पियन के नाम रखने की सोची थी तो वो मेरे पास आता था कि सर ये नाम कैसा है, इसमें आगे पीछे कर रहे हैं। हमारा लिटिल थेस्पियन में जो इनकिसारी है, ये लिटिलनेस जो है एक दिन तुमको बहुत बिगर पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाएगी, ये मैंने उसे कहा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जब अभी वो हॉस्पिटल में था तो मुझे वो एक बाप की तरह कह रहा था, ज़हीर साहब सर हमारे लिए दुआ कीजिए। तो मैंने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था कि अभी ये कोविड का ऐसा खतरनाक पेंडेमिक का हैरेसिंग टाइम है, जरा सा अपनी एक्टिविटी कम कर दो। तो उसने कहा था कि अगर मैं थिएटर के बारे में ना सोचूं, थिएटर ना करूं तो करूं क्या? दैट इज द पॉइंट। ये तख्लीक का वो जौहर है जिससे अलग हट के वो शख्स जिंदा नहीं रह सकता था। तो उसमें उसकी मॉडेस्टी, जैसे प्रताप सहगल साहब ने कहा, बड़ी मॉडेस्टी थी, बहुत ही नर्म गुफ्तार, सॉफ्ट स्पोकन जिसे आप बोल सकते हैं, पोलाइट। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बड़ा लिबरल था, वो लिबरल था। और उसने, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने देखी सीखने की, सीखते सीखते वो एक चीज में बड़ा माहिर हुआ, और वो था एक्टिंग तो थी ही, जिस्मानी इम्कानात को अपने किरदार के हवाले से स्टेज पर बेपनाह अंदाज में सामने लाना, ये उसका एक बहुत बड़ा वतीरा था। लेकिन उसने जो सीखा, जो उर्दू ड्रामा उससे, जिस चीज से उर्दू ड्रामे को सजाया और बुनियादी तौर पर नेशनल लेवल में उसको पहुंचा दिया, वो था उसका सेट डिजाइन। हमारे यहाँ खालिद चौधरी के सेट डिजाइन को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखा है। बड़े बड़े लोगों के, शंभू मित्रा से डाउन टू उत्पल दत्त के सेट में खालिद चौधरी ने सेट डिजाइन किया है। तो इसने भी सेट डिजाइन की क्वालिटी को बहुत आगे बढ़ाया, और साथ साथ इसके सिलेक्शंस ऑफ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन मैंने देखा है वीडियो के हवाले से भी, स्टेज पर भी, और बहुत क्लोज जाकर भी, छुप कर भी, एक बच्चे को बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए मैंने देखा है। वो उसका ड्रामा। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो पहला जो ड्रामा उसने मुझे बेहद मुतासिर किया वो था शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग सॉल्ट लेक में वो कर रहा था, मैं किसी सूरत से वहां गया, और इस प्ले में जो जो जिसको क्या कहते हैं, मेगालोमैनियक रूलर जो कंस्ट्रक्ट करता है अपने ही स्टैचू को, उसके सिलसिले में उसने जो प्लेस किया था और जो स्टेज डिजाइन किया था और जो चेस बोर्ड बनाया था, वो काबिले तारीफ, काबिले लिहाज है। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्ले था। इसी प्ले को एक बड़े काफी पहले श्यामानंद जालान ने किया था। मुझे श्यामानंद जालान के साथ काम करने का, उनके लिए ड्रामे लिखने का, उनके लिए ड्रामे ट्रांसलेट करने का एक नहीं 4-4, 5-5 मौके मिले हैं। लेकिन अजहर ने जब शुतुरमुर्ग किया तो किसी सूरत से वो कोई तकलीद नहीं थी, कोई कॉपी नहीं थी, कोई देखकर सीखने के बाद इसने अपनी इनोवेशंस के जरिए उस ड्रामे को बहुत कुछ सजा दिया था। इसके बाद एक और ड्रामा जो उसने किया, यादों के बुझते हुए सवेरे शायद। तो ये ड्रामा बहुत पहले मुझे ही मिला था ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर उसने किया, मुझसे बेहतर स्टेज परफॉर्मेंस और उसका प्रेजेंटेशंस और जिसको बोलते हैं फायरी परफॉर्मेंस इन दी रोल ऑफ शाहजहां के रोल को उसने बहुत ही पावरफुल अंदाज में किया, और उसके सेट को जो बनाया
वो वाकई स्टेज डिजाइन की बड़ी खूबसूरत चीजें थी। ये था उसका अंडरस्टैंडिंग, ये था स्टेज परफॉर्मेंस और स्टेज से जुड़ी तमाम चीजों की मौसीकी के साथ चलना। ये आसान बात नहीं है। बस उसको जो स्टेज बाकी था वो स्टेज परफॉर्मेंस या स्टेज आर्टिस्ट्री का अनफेल्ट म्यूजिक को समझना। अब वो कौमी स्तर पर, कौमी स्टेज पर, नेशनल लेवल पर ये अपनी पूरी चीजों को लेकर पहुंच रहा था। आपने देखा होगा उसने उसी इस्माइल चुनारा जिससे हमारी मुलाकात लंदन में रही है, उसके एक ड्रामे क्वेश्चन मार्क को उसने किया। क्वेश्चन मार्क अपने तौर पर एक ऐसा ड्रामा था जहां से ये एक छोटा सा बच्चा टेक्निकली थिएटर को समझने के बाद थिएटर के अंदर समाज को और सियासत को किस तरह आर्टिस्टिकली प्लेस किया जा सकता है उसको सामने लाया था। ये बहुत बड़ा कदम था। और जो कोलाज और कहानियों का मंचन और इन तमाम चीजों को जो उन्होंने किया है, अरे कहानियों का मंचन पर तो हमारे अनीस आजमी ने बहुत पहले एक मजमून लिखा था जिससे मुझे भी बड़ी रोशनी मिली थी। हैट्स ऑफ अनीस भाई टू यू। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि फ्रॉम सोशल लेवल, फ्रॉम अ वेरी बुनियादी लेवल से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ने लगा। और इस बड़े पर्सपेक्टिव की एक मिसाल उसकी गेंडा है, रेनोसेरस। भाई एब्सर्ड ड्रामा को कलकत्ता में इंट्रोड्यूस मैंने किया और खुद लिखा, इस तरह के ड्रामे लिखे, वेटिंग फॉर गोदो जैसे ड्रामे लिखे, लेकिन रेनोसेरस ड्रामे को उसने जो किया है और जिस तरह अपनी फिजिकलिटी का इजहार उसने किया है स्टेज पर, दैट इज सीन टू बी बिलीव्ड। आपको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाउ टू रीड अ प्ले। आप मेरा ड्रामा ले लें, किसी बड़े का ड्रामा ले लें, प्रताप सहगल साहब का ड्रामा ले लें, अनीस आजमी का ड्रामा ले लें, लेकिन इन ड्रामों को मैं कैसे पढ़ूंगा और पढ़कर इसकी बुनियादी बातों को सामने लाकर स्टेज पर कैसे इस तरह प्लेस करूंगा कि उनके जहन, उनकी आंख के बीच और परफॉर्मेंस के बीच कोई मसला ना रहे, कोई रुकावट ना रहे। ये अहम बात हमारा अजहर आलम, हमारा शागिर्द समझ चुका था और मुझसे आगे निकल चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि ये तमाम चीजों को करते हुए उसने एक और ड्रामे किए जिसने मुझे मुतासिर किया था, कबीरा खड़ा बाजार में। ये भीषम साहनी की कहानी है, ड्रामा है, आप तमाम लोग जानते होंगे, इसके बारे में बहुत कुछ बोलने के कुछ ये नहीं है, लेकिन बट ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ, हिज पावर, हिज एनर्जी, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिएटर ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल। एंड देन फाइनली ट्रांसलेशन तो उसने भी किया, ट्रांसलेशन उमा ने भी किया, डायरेक्शन उन लोगों ने भी किया और डायरेक्शन इसने भी किया। नाउ ही टर्न टू समथिंग ओरिजिनल। अब ओरिजिनल ड्रामे की बारी आई थी। अब बारी आई थी कि वो उन तमाम बारीकियों को सोचकर अपने तजुर्बे, अपने मुशाहिदे, अपने ऑब्जर्वेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की सलाहियत को अपने ड्रामे में प्लेस करे। मैंने चाक उसका ड्रामा पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे अभी हालिया दिनों में सैमुअल बेकेट के एक मोनोलॉग को तर्जुमा कराया, बहुत जल्दी में कराया। बोले सर मुझे इसको करना ही करना है। एंड ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ वेरी सोलो परफॉर्मेंस। काश वो इसको आधा से ज्यादा उस कर चुका था, याद करना बहुत बड़ा मसला था। 10 सफात पर या 9 सफात पर जो मोनोलॉग थे उसको प्लेस करना आसान बात नहीं है। जैसे कि वेटिंग फॉर गोदो में एक कैरेक्टर जो बहुत ही अनशन बकता रहता है, बहुत दीदी या गोगो क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, असल नाम उसका जो है कैरेक्टर। तो इस तरह उसने किया बहुत सारे ड्रामे, और इन ड्रामों के जरिए उसने एक्टिंग, सेट डिजाइन, अपने सिलेक्शन ऑफ प्लेज और अपनी बेपनाह मेहनत के साथ आगे बढ़े। इन दिनों बहुत सारे प्रोग्राम्स वो करता रहता था और एज ए स्पीकर भी मैं कई प्रोग्राम में शामिल रहा। बल्कि एक जगह उसने हम लोगों से ये कहा कि आप लोग अपने तजुर्बे बयान करें।
बरसात बरस जो आपने ड्रामे किए हैं, वो ड्रामे किस तरह किए हैं, कैसे किए हैं, क्या तजुर्बा रहा है? तो मेरे तजुर्बे में कई किरदार भी हैं। ये किरदार अजहर के हैं, बदियुज्जमा जमा हबीब के हैं, नईम अनीस जैसे हैं, और दूसरे तमाम लोग हैं जिन्होंने नदी से निकलकर समुंदर तक का सफर करने की कोशिश की। अब वो अनफिल्ट म्यूजिक के साथ, स्टेज डिजाइन के साथ, ओरिजिनल राइटिंग के साथ, ट्रांसलेशन को अलविदा कहते हुए बहुत दूर जाने की बात सोच रहे थे, तब बेचारा गुजर गया। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि गुजर गया, उसका दुख तो मुझे है। जैसा कि मैंने कहा, जब दाम तेरा लीजिए तब चश्म भर आवे, इस जिंदगी करने को कहां से जिगर आए। तो जिगर नहीं मानता है, आंख रोती है, लेकिन रोने की बात नहीं है। ही हैज डन हिज वर्क। कम वक्त में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें कायम की हैं, पेश की हैं, फिजा बनाया है, आने वाली नस्लों के लिए रोशन सितारा बने हैं। ये भी ऐसे ही लोग हैं। लास्ट उसके डायरेक्टोरियल वेंचर जो मैंने देखा वो था एंड गेम। ये एंड गेम को डायरेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम आमतौर पर समझ लेते हैं। एब्सर्ड ड्रामा, मीनिंगलेस ड्रामा, और उसके अंदर मीनिंग पैदा करना, और लाइट से एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना, और अदाकारी से मेराज तक पहुंचना। इसमें उमा झुनझुनवाला ने एक्टिंग भी किया था, और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पैंडेमिक जो हुआ ये यहाँ, उसमें भी उसकी अचीवमेंट्स कम नहीं रहे, उसके कारनामे कम नहीं रहे। वो मुसलसल थिएटर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, या वो उसको क्या कहते हैं, नई नस्लों के आबियारी के लिए, उनको बनाने संवारने के लिए, थिएटर के लिए तैयार करने के लिए वो कुछ ना कुछ वेबिनार, ऑनलाइन परफॉर्मेंस करते थे। एनुअल फेस्टिवल भी किया, जहां हमने रवि तनेजा साहब का वो ड्रामा देखा, और ड्रामा देखकर मुझे अब भी ऐसा एहसास होता है कि उसमें कहने का मतलब है, मैं खुद कुछ लिखना चाहता हूं। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द प्ले, बाय द डायरेक्शन ऑफ द प्ले। बहुत मुझे अच्छा लगा था। काश, बस यही एक दुख है कि कुछ दिन और वो रह जाता, कुछ दिन और वो चल जाता, कुछ दिन ये स्टेज परफॉर्मेंस और इसकी मौसीकी के साथ जी लेता, तो हमें, आपको और हमारी आने वाली नस्ल को कुछ और सीखने का मौका मिलता। मैंने बहुत लोगों को बनाने की कोशिश की है, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, अभी जो कलकत्ते में भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये दो शागिर्द जो हैं, जमा हबीब और ये अजहर आलम ने अपने कारनामे से बहुत सारे लोगों को बनाने की कोशिश की। ही इज ए मेंटर टू अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर। नए लोग उससे रोशनी लेकर यकीनन आगे बढ़ेंगे। मैं दुआ करता हूं उसके लिए, उसकी रूह के लिए। मैं दुआ करता हूं कि उसकी बेगम साहिबा को सुकून मिले। मैं दुआ करता हूं कि वो फिर से जिंदगी की तरफ लौटें, और वाकई उनकी तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने आए, उसकी अशात हो, उसकी पब्लिकेशंस हो, और अजहर हमारे बीच देर तक, दूर तक जिंदा रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर भाई, आपने जो उनकी एक रंग यात्रा के बारे में, बचपन से लेकर आज तक रंग यात्रा, और आखिरी दिनों की जो बात आपने कही, और अजहर भाई का ये कहना कि अगर मैं थिएटर ना करूं तो और क्या करूं। गालिब का एक शेर की दूसरी लाइन है कि क्या बिगड़ तेरा जो ना मरता कोई दिन और। इसी तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रंग यात्रा को उन्होंने शुरू किया था। कई नाटकों का बंगाली से हिंदी में और इंग्लिश से हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, उर्दू में ट्रांसलेट किया था। अब वो मौलिक नाटकों में आ गए थे, उनके रूहे नाटक। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने वो नाटक देखा हुआ है, और कलकत्ता में देखा था। मैं जिस दिन कलकत्ता पहुंचा था उस दिन इनका वो नाटक था, और जब मैंने उनको मंच पर देखा था, और जो पर्सनालिटी इनकी निकली थी, जिस हिसाब से वो खड़े होते थे, और क्या डायरेक्शन, वो आपने सेट की बात आपने कही, मैं सेट देख के हैरान हो गया था कि कहां से इन्होंने निकाला है। और जब वो स्टेज पर आते थे तो पूरा स्टेज ऐसे कंपन सा होता था, एक वाइब्रेशन मिलती थी। एक दर्शक को नाते में भी उनके अंदर एक वाइब्रेशन उनकी एक्टिंग में ले रहा है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने वो नाटक देखा हुआ, उनको स्टेज पे देखा हुआ, उनकी डायरेक्शन देखी थी।
खैर हम अपने समय की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, हालांकि अजहर भाई की यादों को हम बहुत कम समय में नहीं खत्म कर सकते। बहुत सी यादें हैं उनकी, हर एक के पास अपनी यादें हैं, लेकिन समय हमारे पास उतना ही है। हमारे पास बहुत वाले हैं। मुझे यकीन है कि अभी मैं जिनका नाम दे रहा था, डॉक्टर आतमजीत जी, हमारे पंजाबी के बहुत बड़े नाटककार, जिनके जिनको साहित्य अकादमी और संजीवनी का अवार्ड भी मिला, वो भी आज हमारे बीच में है। अजहर भाई पंजाब में भी काफी अपना नाटक लेके गए थे, अमृतसर में गए थे, पटियाला में गए थे। उन्होंने पूरा पंजाब का ट्रिप किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उमा जी के साथ में थी, और आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक प्ले मांगा था, कहने का कि मुझे कुछ सोलो परफॉर्मेंस ऐसा था जिसमें मियाँ बेबी रोल करें। तो एक मेरा प्ले था रेट्रो, तो मैंने उनका जिक्र किया था कि इसमें एक औरत तो नहीं, 3 औरतें हैं, लेकिन आदमी एक है। तो उन्होंने कहा तो मुझे दे दो, मैं उसको एक औरत का बना दूंगा। लेकिन जब तक मैं दिल्ली पहुंचता और कोविड स्टार्ट हो चुका था, मैं वो किताब उनको नहीं भेज सका। इसका मुझे अब दुख हो रहा है। खैर बहरहाल मैं अब जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो दोस्त हैं, भाई हैं, रंगकर्मी हैं, हमारे साथी हैं, मालूम नहीं कौन है, लेकिन जब जब हमें किसी साथ की जरूरत होती है, जब जब किसी चीज की जरूरत होती है, जब जब किसी कहीं हम फंस जाते हैं, तो अनीश आजमी साहब को फोन करते हैं, और वो बेखटके हमको खुद नहीं कर पाएंगे तो किसी का रेफरेंस देंगे, उनको बोलना मेरा नाम लेना, और वो तुम्हें मदद करे। तो अनीस भाई, जिनका एक अंतर्राष्ट्रीय पद पे और नेशनल लेवल पे तो नाम है ही है उनका, रंगकर्मी भी है, नाटक भी करते थे, लेखक भी हैं। उनके कई नाटक हमारे पंजाबी अकादमी ने उनके नाटकों को पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया है, उर्दू में भी किया है, और उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी होते हुए उन्हें मेरे जैसे बहुत से लोगों का भला भी किया है, सपोर्ट भी किया है, और कई नाटककारों को भी उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो ऐसे शख्स को जो कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान के बारे में बात करेगा, मैं अनीस आजमी साहब को बोलूंगा कि कम शब्दों में उनकी याद को हमारे साथ ताजा। अनीस आजमी भाई। शुक्रिया रवि भाई। अजहर से के बारे में कहना इस वक्त वाकई बहुत ही अजीब सा है और मुश्किल है और मन भारी है, और मैं थोड़ा सा बहुत जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, और उसकी वजह यही है कि मैं उमा जी का गुनहगार भी हूँ कि मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं शुरू कैसे करूँगा। और आज वो यहाँ बैठी हैं, मैं उनको देख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ, और जो कुछ उन पर गुजरी है वो जाहिर है कि बहुत ही हिम्मती हैं, और अजहर जैसे आदमी की साथी रही हैं जीवन संगनी, तो वो जीवन के बाद का भी जो जीवन है वो उनको जीना है, और वो जो सारे ख्वाब थे वो अधूरे नहीं रहेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। अजहर से मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई दोस्ती भी बहुत गहरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लिहाज बहुत ज़्यादा था, अपनाइयत बहुत थी, मोहब्बत बहुत थी, और एक दूसरे पर ना बहुत करीब ना होते हुए भी भरोसा बहुत था, कि मुझे मालूम है कि अजहर मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, और अजहर को भी शायद लगता था कि अनीस भाई, वो मुझे पहले दिन से ही भाई कहते थे, और वो भाई का जो भाईपन है वो उन्होंने निभाया भी। और हद्दुल इम्कान मेरी भी कोशिश ये होती थी कि हम लोग ज़्यादातर टेलीफोन पे ही जुड़े, और घंटों बातें होती थी। बहुत ही खुशकिस्मत थे कि बहुत कम उम्र में इतना नाम कर गए, इतना काम कर गए, और जिस तरह से थिएटर को जीने वाली बात अभी ज़हीर अनवर ने कही, जो उनके ज़ाहिर के मेंटर थे, और शुरुआती दिनों में ज़हीर अनवर ने उंगली ना पकड़ी होती तो हो सकता है वो किसी और सिम पे जाते, किसी और, मतलब उसमें टैलेंट तो इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी कर सकते थे और नाम अपने नाम का सिक्का चलाते। लेकिन पहली मुलाकात ही चूँकि ज़हीर अनवर से हुई तो थिएटर की तरफ मायल हुए, और उन्होंने वो हक अदा किया। उर्दू और हिंदी जाहिर है कि दो अलग ज़बानें हैं, दो अलग विधाएं हैं, उनके अंदर जो कुछ भी मामलात हैं, तहजीबी हद तक की मैं बात कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। अजहर का कमाल ये था कि मतलब वो उर्दू हिंदी में यकसा मकबूलियत थी उनकी पॉपुलरिटी और उनकी सूझबूझ, उनकी समझ, और सबसे बड़ा उनके पास जो ताकत थी वो उमा जी की थी, कि हिंदी में जहाँ भी थोड़ी बहुत उनको कमजोरी होती थी वहाँ उमा जी उन्हें संभाल लेती थी और सपोर्ट उनकी रहती थी। अजहर के कुछ प्लेस जो दिल्ली आए मैंने देखे और उनकी डायरेक्शन में, और मुझे लगा कि इस आदमी में बहुत ताकत है और किस तरह से वो टीम को बनाना है। और ख़ास तौर से जब मैंने उनके क्राउड सीन्स देखे, सबसे मुश्किल काम वो होता है, वो इतनी खूबसूरती से वो पूरा सीन निकल जाता था। मुझे लगा कि यार ये आदमी तो खिलाड़ी है,
ये रंगमंच के साथ इतना अच्छा खेल खेलता है और बच्चों को जिस तरह से ट्रेन किया है, क्योंकि सर ने भी अपने स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया, कोई नेशनल स्कूल और ड्रामा या किसी और अकेडमी से नहीं आए थे, और उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी और सबसे बढ़ के कॉन्फिडेंस दिया, दोनों ने मिलकर, वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, जो कि आप किसी बच्चों की कमर को इतना मजबूत कर दें कि वो कभी झुकने नहीं पाती। वो अजहर ने आबियारी की है कि कलकत्ता के अंदर बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, जिन्होंने बहुत सारे एक्टर्स पैदा किए, लेकिन वो सारे मतलब उत्पल दल से बादल सरकार तक की पूरी एक रिवायत रही है, शंभू मित्रा और क्या क्या, मतलब कि हम लोग तो बहुत इधर नॉर्थ में इतना बड़े बड़े नाम नहीं थे, इतने बड़े बड़े काम नहीं थे, जो कि कलकत्ता में एक रिवायत रही है। वो जहीर अनवर ने जो नाटक किए स्कूल के लेवल तक किए, फिर उनके ऊपर मसरूफियत बहुत ज्यादा थी। फ्री हैंड किसी को अगर मिला है काम करने का और उसको ऐसा साथी मिला कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और 1 से 2, 2 से मतलब 11 हो गए, और इन लोगों ने मिलकर लिटिल थेस्पियन के बारे में जहीर अनवर ने भी बताया किस तरह से वो हुआ, और जब वो आया और उसका नाम आया और उसके पॉम्फलेट आने लगे, उसकी खबरें आने लगी, तो मैंने एक बार जहीर को फोन किया, मैंने कहा यार ये अजहर आलम कौन है? हर वक्त ये खबर होती, हर वक्त एक खबर होती। तो मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन अजहर आलम से हुआ वो जहीर की ज़बानी हुआ। जहीर ने बहुत तारीफें की और बताया कि बहुत डायनेमिक है और मेरा स्टूडेंट रहा है, उनको इस बात का बड़ा फख्र और होना भी चाहिए। तो इस बात का भी हवाला है कि वो इनका स्टूडेंट रहा है। तो फिर जहीर से अक्सर कभी कोई बात होती थी, मैं पूछता, फिर बराह रास्त एक बार फोन आया, गनीश भाई मैं अजहर आलम कलकत्ता से अर्ज कर रहा हूँ और आपसे फला फला स्क्रिप्ट के लिए मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, ये वो। तो फिर हमारे जो सिलसिले शुरू हुए तो आखिरी दिन तक रहे, और आखिर में उनका जो दिल्ली आने से एक दिन पहले नटरंग का जो अवार्ड मिल रहा था, उनका फोन आया कि हम लोग आ रहे हैं और मुलाकात होगी ना। तो मैंने कहा यार हम तो कई महीनों से निकले ही नहीं है, लेकिन तुम आ रहे हो तो जरूर और हर हालत में आएंगे। और हम लोग गए और मैंने एमके को फोन किया, एमके रैना ने कहा हाँ चल चलते हैं यार। तो वहाँ पूरी दिल्ली मौजूद थी अजहर के इश्क में। जो लोग वहाँ आए थे वो कई महीनों से उन्होंने अपने आप को कोविड से डर से कैद कर रखा था, लेकिन अजहर की मोहब्बत सबको खींच लाई। और हम लोग वो नाटक भी देखा, वो इत्तेफाक से मेरी स्टूडेंट रही थी साजिदा, जिसने वो नाटक को किया था। और जैसा कि वो प्रताप सहगल साहब जो कि मेरे गुरु रहे हैं कॉलेज के अंदर, और हमने साथ में कुछ नाटक भी किए हैं, वो बता रहे थे। तो वाकई वो एक रीडिंग परफॉर्मेंस थी कि स्क्रिप्ट हाथ में लेकर सारे एक्टर्स, हालांकि स्क्रिप्ट की उनको जरूरत नहीं थी, उनको सब डायलॉग याद थे, लेकिन वो चूंकि विधा ऐसी चुनी गई थी। बहरहाल वो नाटक हुआ, उसके बाद चाय पानी गप्पे शप्पे हुई। और अजहर से फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि यार कल का क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा अनीस भाई इस बार माफी चाहूंगा, बहुत टाइट शेड्यूल है और मेरा भाई कि हम बैठे लेकिन नहीं बैठ पाएंगे। इसी दरमियान बीच में ये भी हुआ कि मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई एनबीटी की तरफ से कि 21वीं सदी का उर्दू ड्रामा, उस पर आपको एडिट करना है और उसको कंपाइल करना है। तो मैंने बहुत से दोस्तों से कहा कि भाई कुछ अपनी जो लेटेस्ट स्क्रिप्ट हैं वो भेजो। तो अजहर ने मुझे चाक भेजी थी, उस पर कुछ चीज़ों को लेकर मैंने कहा कि देखो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापेगी और ये उर्दू का वो मामला है, तो न जाने कहाँ वो भेजें एक्सपर्ट के पास। दो एक चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो कि सरकारी मतलब कि दांतों में वो चबेगी नहीं और हम ही बैठ के बात करें। तो उन्होंने कहा कि अनीस भाई आपको इख्तियार है, जो चाहे एडिट कर दो। मैंने कहा नहीं, ये जिसकी तख्लीक है, जिसकी रचना है, उस आदमी के साथ बैठकर मैं चाहता हूँ कि हम बैठकर दोनों और इस चीज़ों को डिस्कस करें, बात करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। अजहर ने कहा ठीक है, इसके लिए मौका निकालेंगे, लेकिन ये है कि वो मतलब कि अब क्या करें, अब खुदा की मर्जी, वो मौका तो अब मुझे क्या ही मयसर आएगा। और मैं उमा से परमिशन मांगूंगा कि मुझे वो इख्तियार दें जो अजहर ने दिया था, कि ताकि कहीं एडिट जो करना है वो मैं कर सकूं। तो और वो नाटक छप जाए, 21वीं सदी का उर्दू ड्रामा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल बुक ट्रस्ट उसको छापेंगे। बहरहाल अभी जब प्रताप सहगल साहब बयान कर रहे थे और जहीर अनवर बयान कर रहे थे, तो मेरा दिमाग न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा था। और मैंने ये देखा कि मैंने अपने 3 बहुत बहुत मतलब कि अजीज दोस्त खोए हैं, जो उम्र से बहुत पहले ही रुखसत हो गए। और वो इतने जुझारू, इतने काम करने वाले, इतने टैलेंटेड, इतने स्मार्ट और इतने बाइज्जत, इतने बाबरू थे कि मैं उनका जिक्र क्या करूं कि उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
हर चीज पर उनको उबूर हासिल था। और दोस्तों का आलम ये था कि इन तीनों ने के गिनती नहीं हो सकती थी दोस्तों की, वो इतने लोग, उनके पूरा पूरा शहर उनका आशिक हुआ करता था। बहुत सारे इन लोगों ने ड्रामे लिखे, एडेप्टेशंस किए, ट्रांसलेशंस किए, अखबारों में लिखा, मैगजीन्स में लिखा, अपनी मैगजीन्स निकाली और अपनी पसंद की शादियां की, अपने मजहब से अलग हट के शादियां की। और ये तीनों अचानक अस्पताल में भर्ती हुए और अस्पताल से शहर नहीं आए। मुझे पता नहीं क्यों अभी ज़हीर अनवर की बात सुनते सुनते लगा कि यार 3 बहुत कीमती चीजें हाथ से निकल गई, और ये तीनों कितने एक जैसे थे, तीनों ने इतनी कम उम्र क्यों लिखवाई थी। और आप समझ ही गए होंगे, मेरे बहुत अजीज दोस्त सबसे पहले जो गए वो सफदर हाशमी थे। ये सारी खूबियां उनमें थी, और मोहब्बतों का इंसान, नॉलेज क्या कहने। शाहिद अनवर मेरा दूसरा दोस्त, और अजहर आलम मेरे तीसरे दोस्त। तीनों को सलाम। और ये कमी, इनका जाना रंगमंच की दुनिया में न कोई भूल पाया है, न कोई भूल पाएगा। इनकी यादों को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मेरा इतना ही कहना काफ़ी है। उमा जी से मैं अब हिम्मत करके किसी दिन बात करूंगा, और बहुत सारी बातें करनी होगी। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया। थैंक यू। शुक्रिया अनीस भाई। आपने जिन दोस्तों का और हमारा नाम लिया, जिनमें सफदर साहब, मैं खुश हूँ कि मैंने उनके साथ भी नुक्कड़ नाटक कर रखा है। और शाहिद का तो हर आदमी दीवाना था, और वो भी एक ऐसा शख्स था जो आपकी अपना नुकसान उठाकर आपकी मदद करने वाला आदमी। शाहिद ऐसा आदमी था, मैं शाहिद को भी बहुत जानता हूँ। बहरहाल हमारे बीच में उन्हीं के सहपाठी जनाब नईम अनीस साहब, जो कॉलेज में लेक्चरर हैं वहां पर, और उनके सहपाठी रहे। तो अभी तक हमने उनकी रंग यात्रा के बारे में बात की, और डॉक्टर प्रताप सहगल ने उनके शख्सियत के बारे में बात की, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की। एक सहपाठी के रूप में कैसे, वो एक उम्र होती है जिसमें एक बांकापन होता है, एक मस्ती होती है, जुनून होता है। हमने उनकी गहराई को देखा, हमने उनकी जो चेहरे पे एक नूर है उनको देखा था आजकल के दौर में। लेकिन वो जो दौर वो था कॉलेज के अंदर, एक मस्ती होती है, एक जवानी की उम्र होती है, उस समय आपकी यादें कैसी थी? तो उनके सहपाठी और हमारे कोलकाता गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर नईम अनीस साहब हमारे बीच में हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा भी अनवर हमें बताया। इसके बाद मैं हमारे बीच में एक और हमारे शख्स हैं जिनके साथ मैं कलकत्ता में मिला था, हमारे रावल पुष्प साहब, जो कि वहाँ पंजाबी सभा को चलाते हैं। जब उनको ये पता लगा था रवि तनेजा आया है, और तो उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया था वहाँ पंजाबी की तरफ से। उनकी मैंने किताब पढ़ी थी, उनकी कलकत्ता ढाका यात्रा, जिसमें उन्होंने वहाँ के ढाका के ऊपर, वहाँ के गुरुद्वारों के बारे में काफ़ी लिखा। और जब हिंदी अकेडमी का हुआ था, हिंदी अकेडमी के वो मेंबर है वहाँ पर, उन्होंने एक कविता लिखी है अजहर के ऊपर, वो मैं भी हम सब सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इससे पहले कि मैं नईम अनीस साहब को बुलाऊं, मैं चाहूंगा कि हमारे पंजाबी रंगमंच की तरफ से, क्योंकि पंजाब के अंदर वो आए थे हमारे, खुशी है कि बीच में डॉक्टर आतमजीत जी हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो चंद शब्द हमारे बीच में डॉक्टर आतमजीत जी, एक श्रद्धांजलि रंगमंच की तरफ से भी हो जाएगी, पंजाब की तरफ से भी हो जाएगी। डॉक्टर आतमजीत जी को चंद शब्द हमारे बीच में, आपने सुना है उनके बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले तो मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो दोस्त हमसे बिछड़ रहे हैं, जो दोस्त साधारण जो भाषा है उसमें फौत हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप उनको दोबारा जिंदा कर रहे हैं हमारे लिए। मैं एक ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने ना तो इस दोस्त की कोई प्रोडक्शन देखी, ना ही उनसे कभी मिल पाया, लेकिन उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा
शायद वो काफ़ी है उनको जानने के लिए, लेकिन आज जैसे हम मिलकर बैठे हुए हैं मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जिंदा हो रहे हैं। मैं ऐसी ही भावनाओं से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। प्रताप सहगल जी ने, उनके टीचर जहीर साहब ने और अनीस साहब ने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी शख्स को जो चला जाता है उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके फिक्र को कैसे संभाला जा सकता है। वो तो चला गया, लेकिन उसके फिक्र हमारे सामने है जो वो करना चाहता। तो वो सिर्फ रंगमंच पर आके अपना नाटक करके लोगों की तालियां बटोरने का काम नहीं करता था। उसके बहुत डेफिनेट कंसर्न्स हैं जो दिखाई देते हैं। जिन नाटकों का जिक्र किया है प्रताप सहगल जी ने या जहीर साहब ने, उनमें वो, और अनीस जी ने भी एक इनडायरेक्टली जिक्र किया, उनमें जो बातें अजहर ने कहने की कोशिश करी है, चाहे वो गेंडा नाटक है, चाहे वो रूही है, चाहे वो चाक है, और भी बहुत सारे उनके नाटक, वो अपने टाइम की जो परिस्थितियां हैं सामाजिक और राजसी, उनको वो आदमी अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है उसमें जो मीनिंगलेसनेस है उसमें से मीनिंग निकालने का जो जिक्र जहीर साहब कर रहे थे, यही तरीका है उस आदमी का कि वो उसको रेलेवेंट बना रहा है आज के टाइम के मुताबिक। और उसमें ये गट्स थे कि वो अपनी बात को खुलकर कहता। मैं अजहर साहब को उर्दू का नाटककार नहीं कहूँगा, उर्दू के लिए उनके मन में बहुत प्यार था, उर्दू के लिए बहुत बहुत वो इच्छा थी उनकी कि उर्दू का थिएटर, उर्दू का रंगमंच हिंदुस्तान में इतने उर्दू बोलने वाले हैं वो स्थापित होना चाहिए, उसकी एक ट्रेडिशन बननी चाहिए। और आपको ये हैरत होगी, वो समझते थे इस बात को कि हिंदुस्तान में उर्दू में नाटक तो है लेकिन उर्दू थिएटर नाम की कोई चीज शायद नहीं है। आप लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन ही हैड ए लॉजिक जो मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। वो कहते हैं कि ये जो पारसी नाटक भी है इसका भी उर्दू के साथ इतना ही संबंध है कि उर्दू के लेखक इसको लिख देते थे लेकिन करने वाले गुजराती होते थे, उसका स्पॉन्सर जो है वो पारसी होता था और देखने वाले टिकट वही खर्चते थे जो उर्दू भाषा नहीं बोलते। उनको इतराज है उर्दू बोलने वालों पर भी कि उन्होंने अपने थिएटर के लिए कुछ नहीं किया, वो शायरी और अफसाना तक अपने आप को उन्होंने सीमित रखा। तो उर्दू में लिखने वाले वो भारतीय नाटककार थे। मुझे ऐसे लगता है कि जो वर्नैकुलर हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी सोच है, जैसे हम लोग जो हाशिए पर हैं एक तरीके से, क्योंकि हमें ये कह दिया जाता है कि ये तो उर्दू का नाटककार है, ये तो पंजाबी का नाटककार है, उनको आवाज देने की कोशिश कर रहे थे बहुत शिष्ट तरीके से, बहुत कल्चर्ड वे से। एक तो उनका ये फिक्र है कि हमें उस उर्दू नाटक, उर्दू थिएटर, उसकी जो अपनी एक ऑटोनॉमी है उसको लेकर आना है, ये उनका एक फिक्र था। दूसरी और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले 1 साल से ये चाह रहा था कि मैं उनसे बात करूं। मेरा एक सवारत था और मैं उस सवारत को पूरा नहीं कर पाया, ये मेरा नुकसान हो गया। अभी मैंने एक किताब सबमिट की है जो कि अगले महीने छप के आ जाएगी फॉर साहित्य अकेडमी। उस किताब का नाम है प्लेज फ्रॉम ए फ्रैक्चर्ड लैंड। ये पंजाब के जो बंटवारे के, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के नाटक हैं, उन पर 16 नाटकों का अंग्रेजी में अनुवाद है। मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि ये किताब सिर्फ पंजाबी के नाटकों की ही नहीं होनी चाहिए, इसका एक पार्ट बंगला से भी आना चाहिए, बंगाल से भी आना चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की लोगों के साथ बातचीत कर। सर आपका मेरे मन में था कि जब ये मैंने चाक के बारे में सुना था, मेरे दिल में था कि मैं अजहर साहब से एक कांटेक्ट बनाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मैं नहीं कर पाया। फिर मेरा ख्याल है कि जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, जो उनके फिक्र में शामिल हैं, वो इस बात को एक सुकून रूप दे सकते हैं
कि उनका चाक नाटक और जो भी बंटवारे पर नाटक हैं, जिसको बंगाल ने अपने सीने पर वैसे ही सहन किया जैसे पंजाब ने किया, वो सारे वो भी कर पाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ उस दोस्त को, जिसको मैं मिला नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो मेरी आवाज़ जो उसके पीछे है, वो मेरी ही आवाज़, मेरी बातों को करने वाला, बेहतर तरीके से करने वाला एक इंसान था जो मुझसे पहले चला गया। इस बात का दुख है कि चला गया, इस बात का ज़्यादा दुख है कि जाने का वक्त हमारा था, चला वो गया। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, उनके फिक्र को संभालेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चाक नाटक को मैं पंजाबी में ट्रांसलेट कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ नईम अनीस साहब को, प्रोफेसर नईम को आए और अपनी यादें हमारे साथ साझा करें। वो कॉलेज की वो बातें जब एक बेफिक्री की उम्र होती है, कैसे डॉक्टर जनाब अनीस साहब। शुक्रिया रवि तरेजा साहब, आपने इस कैद-ओ-बंद की जिंदगी में एक ऐसा मौका फराहम किया कि हम सब यहाँ जमा होकर अपने अजीज साथी को खराज अकीदत पेश कर सकें। अजहर से मेरा ताल्लुक 3 हवाले से, हम मोहल्ला भी हैं, हम जमात भी और हम पेशा भी। अजहर से मेरा ताल्लुक 1986 में, जब अजहर मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ते थे और मैं मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में, और इत्तेफाक से हम दोनों ही ज़हीर अनवर के शागिर्द थे। ज़हीर अनवर साहब मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने आया करते थे कभी कभी, और अजहर को वो प्रेसिडेंसी स्कूल में पढ़ा चुके थे। उन्हीं दिनों मौलाना आजाद कॉलेज का गोल्डन जुबली प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें ज़हीर अनवर का मशहूर ड्रामा इंतजार और अभी होने। हम लोग सब ड्रामा देखने जाने वाले थे क्योंकि उसमें अजहर काम कर रहा था। शौक ये नहीं था कि ड्रामा देखना है, शौक ये था कि उसमें अजहर पहली बार ड्रामा कर रहा है और वो लड़की का रोल अदा करेगा, क्योंकि उस मौजाद कॉलेज को एजुकेशन था नहीं उस वक्त उसमें। तो अजहर ने वो ड्रामा किया, हम लोग सब उस ड्रामे के यानी शरीक हैं, हम लोगों ने वो ड्रामा देखा। और ऐसा हुआ कि उस ड्रामे के बाद पूरे कॉलेज में अजहर का नाम कविता के नाम से मशहूर हो गया। ज़हीर अनवर साहब यहाँ मौजूद है, उन्हें याद होगा कि उस ड्रामे में वो हीरोइन का किरदार था, उसका नाम था कविता। यहाँ से अजहर के ड्रामे की शुरुआत हुई। हम लोग कॉलेज में साथ रहे। उसके बाद ही फिर ज़हीर अनवर साहब के ही कई ड्रामे, जैसे उन्होंने जिक्र किया ड्रामा कैदी, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी इसका शो हुआ और इसके बेशुमार शो हुए। उसमें अजहर ने ऐसी लाजवाब अदाकारी की कि लोग दंग रह जाते। जाहिर है कि ज़हीर अनवर साहब की सरपरस्ती और उनकी हिदायत तो थी ही, लेकिन अजहर के अंदर का एक जुनून था। कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में दाखिला लिया। वहाँ हम लोगों की मुलाकात हिंदी डिपार्टमेंट की हुमा झुनझुनवाला से हुई। हम लोगों का ग्रुप बना, उर्दू हिंदी वाले बहुत करीब आए वहाँ। ये जमाना है 92 का, 1992 का हमारा वहाँ बैच रहा। 90 में हम लोगों ने एडमिशन लिया, 92 तक हमारा वो तालीमी साल रहा। वहाँ ये ग्रुप बना और उसी क्योंकि अजहर को ड्रामे से शौक था, उसी जमाने में ज़हीर साहब ने अपना मशहूर ड्रामा ब्लैक संडे लिखा और ब्लैक संडे में अजहर ने किरदार अदा किया, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने। और फिर ये हुआ कि ज़हीर साहब की हिदायत के बाद अजहर ने इस ड्रामे को अपनी हिदायतकारी में न सिर्फ बंगाल बल्कि बैरून बंगाल मुख्तलिफ रियासतों में भी इस ड्रामे को पेश किया। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, IIT खड़गपुर में हम लोग ये ड्रामा स्टेज किया गया। आपको जान के ये हैरत होगी, क्योंकि मैं अजहर की ड्रामा निगारी, अजहर के स्टेज क्राफ्ट के हवाले से मैं कुछ नहीं गुफ्तगू करना चाहूँगा। यहाँ उर्दू हिंदी थिएटर के ऐसे काबिल कदर शख्सियतें मौजूद, अनीस आज़मी साहब हैं, जैनंदर साहब हैं और दीगर लोग हैं जो इस पर बात कर उन्होंने की है। मैं सिर्फ अजहर से अपना ताल्लुक बहैसियत दोस्त और थिएटर के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस चीज़ को शेयर करें। तो IIT खड़गपुर में हमारा ये था इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा कंपटीशन था। अजहर को दूर थी कि अजहर को हम लोग जाएंगे, तो जाहिर है कि वो जहाँ ड्रामा जाते थे ड्रामा करने, तो हम लोग तो ड्रामे में काम नहीं करते थे, ड्रामा देखने वालों में से थे। लेकिन हमारा पूरा ग्रुप, उर्दू हिंदी डिपार्टमेंट के ग्रुप, हम लोग 10-12 लोग हैं, हम लोग साथ जाया करते थे। खड़गपुर हम लोग पहुंचे, शाम के वक्त हम लोग वहाँ पहुंचे थे। पहुंचने के बाद वहाँ जाके यूनियन के लोगों से राब्ता किया, तो कोई
जवाब देने को तैयार नहीं, कोई रवादार नहीं, ना रहने का इंतजाम, ना कुछ करने का। मौलाना आजाद हॉस्टल है वहाँ IIT खड़गपुर में, वहाँ की जो हॉस्टल की सीढ़ियां है उसके नीचे हम लोगों को जगह मिली, हम लोग वहीं पड़े रहे, कोई हमारा गुस्सा निहाल नहीं था। अजहर से भी काफी हम लोगों ने कहा कहाँ लेके आ गए हो, कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के से ड्रामा ग्रुप लेके आए हैं। बाद में कुछ ऊपर से स्टूडेंट उतर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि हम पूछा कि आप लोग कहाँ से आए क्या है, तब उन्होंने बड़ा हंगामा किया, किसी तरीके से हम लोगों को रूम दिलवाया। मैं बहुत बददिल हो गया उन लोगों के रवैये से। मैं सुबह वापस चला आया कि मैंने कहा अजहर मैं ड्रामा नहीं देखूंगा। लेकिन दूसरे दिन जब ये लोग वहां से आए तो ये खुशखबरी मिली कि बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन स्क्रिप्ट, 4 अवार्ड जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इस ड्रामा ग्रुप ने दिए, जिसकी सरपरस्ती अजहर उस्मान कर रही। तो अजहर का ये जुनून था। उन्हीं दिनों में अजहर ने NSD में जाने का इरादा किया कि वहां जाकर मस्जिद तालीम हासिल करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अजहर का ताल्लुक एक ऐसे रास्ते से था जो खालिस कारवारियों का इलाका है। वहां से एक लड़का आर्ट और फन की दुनिया में जाना चाहता है, ये उसका जुनून था। अजहर दिल्ली गया, काफी दिन दिल्ली में वो रहा। हम लोग उसके बगैर उदास होते थे। यूनिवर्सिटी जाने का मकसद ये था कि हम लोग सुबह 9:30-10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचते थे और रात 8:30-9 बजे तक वहां रहते थे। 10-12 घंटे हम लोग वहां रहते थे और ड्रामे पर ही बात होती थी, ड्रामे के ही रेल से बात करते थे। अजहर दिल्ली गया, हम लोग उमा वगैरह साथ थे, शमशाद है, अजहर है, अबू बकर है, अनुपमा तिवारी थी और बहुत सारे नाम हैं इसमें, रेखा सिंह थी जो भी मकामी कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर है, हम लोग साथ थे। अजहर वहां पे गया, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि NSD में उसका इंतखाब नहीं हो सका। वहां से आया, बहुत दिल बर्दाश्त था, बहुत उदास था कि, लेकिन उसने हिम्मत की। ये बड़ी बात थी कि उसने जाके अपने आपको वहां पे पेश किया अपने फन को। ये अलग सी बात थी कि उसका वहां इंतखाब नहीं हुआ, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद उसका जुनून और बढ़ गया। वो अपने अंदर के उस कलाकार, उस हिदायतकार को दुनिया को दिखाना चाहता था। लिहाजा दोस्तों की ताउन से लिटिल थिस्पियन का क़याम अमल में आया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कैंपस में हार्डिंग बिल्डिंग जो वहाँ की है उसमें बाकायदा रेल से पाबंदी से होती थी और शहर से जुड़े हुए मुज़ाफ़ात के इलाके, फिर शहर से बाहर, फिर मुख्तलिफ रियासतों में अजहर की जो है शोहरत होने लगी, अजहर के ड्रामे मशहूर होने लगे। अजहर ने एक बहुत बड़ा काम किया जिस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अजहर ने उर्दू और हिंदी थिएटर को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि एक बिल्कुल अहम जुज बना दिया। एक सिक्के के दो रूप, एक तरफ उर्दू है, एक तरफ हिंदी है। उसने बहुत काम किया। अजहर का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अजहर ने उर्दू और हिंदी ड्रामे के शायकीन पैदा किए, सामईन पैदा किए, क़ारीन पैदा किए, देखने वाले पैदा किए। और देखने का ये आलम था कि अजहर कार्ड भेज रहे हैं लोगों को, अजहर फोन कर रहे हैं, अजहर मैसेज कर रहे हैं, 4 रोज 2 रोज कबल, एक दिन पहले कमेटी के लोग, उनके ड्रामा ग्रुप के लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाद दफा कि इतनी बार अजहर कहता था कि लोग शर्मिंदा होकर भी जाने पर मजबूर हो जाते थे कि हमें ड्रामा देखने जाना है। तो अजहर ने इस तरीके से लोगों के दिलों को झिंझोड़ा, उनके जहन में उर्दू हिंदी थिएटर की मोहब्बत पैदा की और उन्हें स्टेज तक पहुंचाने का एक अहम किरदार है। अजहर मेरे साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट की ड्रामा सब कमेटी में रहे। बहुत साथियों ज़माने में उमा भी थी और नियाज़ अहमद खान साहब के नाम से ऑडिटर होने वाला था। वहाँ उन्होंने लंदन पटन डॉक्टर जैसा मज़ाहिया ड्रामा जो है मुस्तलसल काम करते रहे। फिर जब मैं मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल में जुज़बख्ती मुलाज़मत मुझे मिली तो मैंने वहाँ पर ड्रामे का माहौल पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे ड्रामा में आने का जो मकसद है या ड्रामे में मैं आ गया उसकी वजह अजहर, शमशाद और ज़हीर अनवर साहब, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में ड्रामा क़ैदी की रेगुलर रिहर्सल हुआ करती थी और मैं बैठ के, क्योंकि दोस्त है, मैं बैठ के देखा करता था। ज़हीर साहब ने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे? मैं कहा सर हम साथ अदाकारी वगैरह होगी नहीं, दोस्त हैं हम देखते, पहले तुम लिखो। तो इस तरह से वहां से मैंने ड्रामे पर लिखना शुरू किया और 4-5 साल तक मुसलसल कलकत्ता के बहुत मशहूर अखबार आजाद हिंद में थिएटर कॉलम लिखा। तो ये जुड़ने का सबब ये था, हम लोग सब साथी साथ थे। फिर अजहर ने जो तरक्की की, अजहर का एक बहुत बड़ा कारनामा जो है जिसे हम उर्दू वाले भुला दे रहे हैं, और माफ कीजिए मेरा लहजा हो सकता है तल्ख हो जाए, मेरी बात नागवार गुजरे, किसी के माथे पे शिकन आ जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं, कि अजहर ने जितना उर्दू थिएटर को दिया, उर्दू स्टेज को दिया, उर्दू वालों को दिया, उर्दू वालों ने उसके साथ वैसे उसका एतराफ, उसकी खिदमात का एतराफ उस तरीके से नहीं किया।
उर्दू का जो उसने मैगजीन निकाला रंगरस, पूरी उर्दू दुनिया की तारीख में एक नई बात थी ये, कि एक ऐसा मैगजीन जिसमें सिर्फ थिएटर के हवाले से बात हो, ड्रामे के हवाले से बात हो। ये काम वही कर सकता है जो दीवाना ही कर सकता है। अजहर की दीवानगी ने इसको बिल्कुल एक हकीकी तस्वीर अता कर दी, जो काम बड़े बड़े इदारे नहीं कर सके, बड़ी बड़ी अकेडमियां नहीं कर सकी। उर्दू ड्रामे के हवाले से सो कॉल्ड हमारे जो करता धरता है वो नहीं कर सके, अजहर ने वो बड़ा काम कर दिया। और जिस तरीके से मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू अखबार की इब्तिदा, उर्दू अखबार का आगाज मगरबी बंगाल कलकत्ता की सरजमीन से हुआ, उसी तरीके से उर्दू थिएटर का पहला मैगजीन कलकत्ते से ला के अजहर ने भी साबित कर दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने जिस तरह जदीद उर्दू नस्र यहाँ के लोगों को सिखाई, यहीं के लोगों ने उर्दू सहाफत और उर्दू थिएटर, उर्दू ड्रामे के हवाले से पूरी दुनिया की तवज्जो बंगाल की जानिब मबसूल करवाई, और उसमें अजहर का बहुत नुमाया रोल रहा है। अजहर मौलाना आजाद कॉलेज में आने से कबल उनकी पहली मुलाजमत गालिबन 2002 में हुई, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो दार्जिलिंग में गए, और वहां भी क्योंकि दार्जिलिंग में वहां डिपार्टमेंट में 2 या 3 स्टूडेंट हैं, शोभा बहुत बड़ा नहीं है काम, तो इंसान बहुत बददिल हो जाता है। लेकिन अजहर ने वहां पे जीने की एक राह निकाली, और वहां के नेपाली जो आर्टिस्ट हैं उनको लेके नेपाली फॉक ड्रामे स्टेज करने शुरू किए, और मुसलसल वहां जब 3 साल तक अजहर वहां रहे, और मुसलसल वहां वो थिएटर करते रहे, नेपाली थिएटर करते रहे, और एक नया तजर्बा, एक नई बात, उर्दू वाले को नया मजा, नया चाशी उन्होंने दी। ये काम, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उन्हें आप कहीं भी भेज दीजिएगा, वो जीने की राह निकाल लेंगे, वो वहां अपनी महफिल आबाद कर लेंगे, वो वहां के लोगों के अंदर अदब, फन, आर्ट और कल्चर की जरासीम पैदा कर देंगे, उन्हें बेदार कर देंगे, उन्हें उस मेन कड़ी से लाकर जोड़ देंगे। तो अजहर का वो एक बहुत बड़ा कारनामा है, उस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। और जाहिर है कि अजहर पर काफी कुछ लिखा जाएगा, तो इस हवाले से भी कि दार्जिलिंग में रहकर उसने नेपाली थिएटर और उर्दू हिंदी थिएटर को किस तरीके से एक मुसल्लस की शक्ल दी और किस तरह से उस पर काम किया, वो काबिल तारीफ तो है ही है, काबिल तकलीद भी है। हमारे दूसरे ड्रामा निगारों को होना चाहिए कि हमारी रियासत के और दूसरे जो फॉक कल्चर है, ये फॉक ड्रामे जो हैं, उन्हें हम अपनी जबान में पेश करें। अजहर मुसलसल ड्रामे करता रहा, किसी की परवाह किए बगैर, इनाम और सताइश और सिरे की तमन्ना की परवाह की तमाम किए बगैर जो कहा जाता है अजहर काम करता रहा। अजहर ने कभी देखा, हाँ, अजहर की खिदमात का एहतराम इस तरीके से किया गया। उर्दू वालों में पहली बार जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने उसके एजाज में और उमा के एजाज में एक जलसा किया था, आज से 8-9 साल पहले, जब अजहर मोहम्मद कॉलेज में आ गए थे, वहां पर वो जलसा हुआ था। उसके बाद अजहर के हवाले से कहीं कोई बात नहीं। अजहर का बहुत कंट्रीब्यूशन है मगरबी बंगाल में उर्दू, मैंने मगरबी बंगाल ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी थिएटर, उर्दू और हिंदी ड्रामे के वजह से उसने उर्दू अफसाना निगारों के अफसानों को, कहानियों को पेश किया स्टेज पर। ये बिल्कुल कामयाब नया तजर्बा था, इससे पहले हमें ये उर्दू वालों को इस तरीके से नहीं पहुंचाया गया जिस तरीके से अजहर ने रेगुलर उसके शो, सईद प्रेमी साहब, मुजफ्फर अनफी साहब और बहुत सारे फनकारों के, बहुत मशहूर उर्दू के अफसाना निगारों की कहानियों को स्टेज पर पेश किया। और जिस तरीके से अजहर और उमा ने मिलकर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियां, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के अंदर एक जज्बा जगाया, उन्हें जोड़ा, उनका वर्कशॉप कराया, उनका थिएटर से उनकी मोहब्बत पैदा की। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये कारवां चल रहा है। आज अजहर की बेवक्त मौत यकीनन अफसोस था उसके आगे, हमारे शहर का गुरूर था, हमारे शहर का वकार था, गया कुछ इस तरह से उठे कि महफिलें उदास कर गया। अजहर से मेरी आखिरी बात जो हुई वो 5 अप्रैल को हुई, क्योंकि अजहर ने मुझसे एक बार कहा था कि यार तुम कॉलेज में सब सेमिनार वगैरह कराते हो हर मौके, तो उर्दू ड्रामे पर क्यों नहीं कर पाते? मैंने कहा ठीक है यार, इस बार उर्दू ड्रामे पे होगा। तो उर्दू ड्रामे 21वीं सदी में उर्दू ड्रामे पर, बिल्कुल नए ड्रामे निगारों की बात होगी। इस पर नेशनल सेमिनार हुआ था, अजहर ने भी शिरकत की थी और बहुत सारे, ज़हीर साहब मौजूद थे, कमाल साहब मौजूद थे, काजिम साहब मौजूद थे। ड्रामे का हर वो शख्स वहां मौजूद था जो बंगाल में ड्रामे से जुड़ा हुआ। एसएम राशिद साहब आए थे। तो वो किताब, वो मकाले जो पढ़े गए थे उन्हें किताबी सूरत में अब शाया हो रहा है वो। तो उसमें ये था कि जिन्होंने मकाले पढ़े उनका ताल्लुक, तो मैंने अजहर को मैसेज किया था कि अजहर जैसा तफसील लिख के दे दो। तो उसका वो आखिरी मैसेज आया था कि यार घर में चारों को यानी कोविड हो गया है, बहुत परेशान है घर में। बस यही आखिरी उसका जो मैसेज है। अफसोस कि अजहर की जिंदगी में वो किताब नहीं आ सकती। उसमें अजहर का मकाला है जो तजर्बात के हवाले से, जो थिएटर और थिएटर के हवाले से बात की थी, उसे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अजहर के वक्त बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मुझे अंदाजा है और भी लोग शुरू करेंगे कि अजहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू थिएटर में, गिरा कदर खिदमात रही है। अगर हम वाकई
सही मानों में अजहर की खिदमात को अहम समझते हैं, अजहर को अहम समझते हैं, और हम ये समझते हैं हमारे दरमियान से एक शख्स चला गया जो हमारी उर्दू और हिंदी जबान के थिएटर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो हमारा ये अखलाकी, दीनी, मजहबी, समाजी, इल्मी जिम्मेदारी है कि हम उसकी खिदमात का एतराफ करें और उसके जलाए हुए दियों से मजीद दिए रोशन करके उसको खराज अकीदत पेश करें। शुक्रिया। जब हम दो जबानों में नाटक कर रहे होते हैं तो एक जबान वाला समझता है ये तो उस जबान का है, वो तो हिंदी का है, और हिंदी वाले कहते हैं ये तो उर्दू का है, तो क्या करना है। ऐसे ही हमारे दिल्ली में भी मुझे ऐसा होता है, ये तो पंजाबी है, और पंजाबी वाले हमारे समझते हैं यार ये तो हिंदी में करता है, तो हिंदी में तो क्या है, ये होता है। लेकिन हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर जो है रंगमंच के बारे में सोचना चाहिए। और मैं रंगमंच के बारे में, हालांकि मुझे फक्र है कि मैं पंजाबी नाटक करता हूँ, मुझे फक्र है इस बात का, और लेकिन पंजाबी वाले कई बार बोलते हैं तो हिंदी का आदमी है, तो हिंदी नाटक करता है दिल्ली में रहकर। तो खैर ये छोटी सी बातें, इनको हम लोग अपने नजरअंदाज कर दें। किसने हमें सम्मान दिया ना दिया, ये मुझे आतमजीत जी ने बहुत पहले कि सम्मानों की बात मत करो, अपना ये देखो कि आप अपना काम बड़े बखूबी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके ग्रुप के बहुत से स्टूडेंट्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उमा जी तो हैं ही, तो जो बातें वो सुन रहे हैं, अजहर जी की याद को जिंदा रखें। तो जो अजहर जी किया करते थे, जो अजहर भाई किया करते थे, मेरे स्टूडेंट जो उनके ग्रुप के बैठे हुए हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त होगी कि आप उनकी बातों को आगे बढ़ाएं, जैसा वो करते थे आपके साथ, जैसा प्यार वो आपके साथ देते थे, वही प्यार वो आगे बढ़ाएं। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब मैं रावल पुष्प साहब जो हिंदी एकेडमी के सलाहकार भी हैं और वहाँ साहित्यकार भी हैं हिंदी के, मैं उन्हें कहूँगा बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। इस हमारे पास समय बहुत कम है। रावल भाई, हाँ जी, रावल भाई बहुत कम शब्दों में अपनी आवाज छोटी सी करके, ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको सुना है, आप जब शुरू हो जाते हैं तो आपके पास शब्द इतने हैं कि आप खत्म नहीं होते, ये मैंने देखा है आपके साथ, तो आप खत्म नहीं होते। तो आप प्लीज समय की सीमा को। अजहर आलम के बारे में इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बातें करूंगा नहीं, क्योंकि सबके पास बहुत सी बातें हैं। कौन किसी के लिए रोता है ये दोस्त, सबको अपनी बात पे रोना आया। तो मैं सीधे सीधे काव्यांजलि प्रस्तुत करता हूँ और उमा जी के समक्ष, क्योंकि इससे पहले उमा जी नहीं थी, मैं कई जगह सुना चुका हूँ इस बात को। अजहर, समुद्र मंथन से निकले थे 14 रत्न, सभी देव दानवों ने अपने अपने तरीके से बांट ही लिए थे। अमृत के लिए तो लड़ पड़े थे देव दानव, अमृत के लिए तो लड़ पड़े थे देव दानव, पर जब जहर निकला तो सब बगले झांकने लगे। जब जहर निकला तो सब बगले झांकने लगे। उसे धारण किया था महादेव नहीं और बन गए थे नीलकंठ, पर जहर पीकर भी रहे अजहर, पर जहर पीकर भी रहे अजहर। सदा कैलाश पर समाधि में लीन थे तो अल्पभाषी, थे तो अल्पभाषी, जैसे हमारे अजहर भाई थे तो अल्पभाषी, पर अवघड़दानी अर्धनारीश्वर बनने की भी है अजब कहानी। अर्धनारीश्वर बनने की भी अजब कहानी। भृंगी ऋषि करने को अपनी पूर्ण तपस्या और पाने को असंख्य सिद्धियां, करने लगे कैलाश पर शिव परिक्रमा। पास खड़ी उमा को कर पूरा नजरअंदाज, उमा ने करवा ही दिया तब ये एहसास, उमा ने करवा ही दिया तब ये पूरा एहसास। अलग नहीं है उमा और शिव, अलग नहीं है उमा और शिव, तब के रंग जगत में दोनों मिलकर ही बने थे फिर अर्धनारीश्वर। तब के रंग जगत में दोनों मिलकर ही बने थे फिर अर्धनारीश्वर, पर अब के रंग जगत में भी एक ही साथ तो थे उमा और अजहर। पर अब के रंग जगत में भी एक ही साथ तो थे उमा और अजहर। सब युवा रंग कर्मियों को देते अपने आशीष भर भर। फिर कैसे इस जगत से अचानक ओझल हो गए अजहर, फिर कैसे इस जगत से अचानक ओझल हो गए अजहर। क्या ख्याल नहीं रहा उमा का पल भर, क्या ख्याल नहीं रहा उमा का पल भर। दोनों मिलकर ही तो थे रंग जगत के प्रकाश स्तंभ, दोनों मिलकर ही तो थे रंग जगत के प्रकाश स्तंभ। भले ही नहीं किया कभी दंभ, शुरू की थी दोनों ने एक साथ ही तो रंग यात्रा। और जोड़ी थी उसमें धीरे धीरे मात्रा, और जोड़ी थी उसमें धीरे धीरे मात्रा। अब तो बनाई थी एक राष्ट्रीय पहचान, एक के बिना दूसरा अधूरा, एक के बिना दूसरा अधूरा। फिर कहो कैसे होगा सपना पूरा, फिर कहो कैसे होगा सपना पूरा।
पर तुम तो चले गए उस देश, पर तुम तो चले गए उस देश जहां से मुमकिन नहीं अब लौटना, जहां से मुमकिन नहीं अब लौटना। पर लंबी अंधेरी जीवन की राहों, पर लंबी अंधेरी जीवन की राहों को प्यार के तपोबल से हमेशा करते रहना रोशन, पर प्यार के तपोबल से हमेशा करते रहना रोशन। जब भी अपने अंतर की गहराइयों से अकेली पड़ती उमा तुम्हें पुकारेगी, अजहर 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 अजहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता उनके सब। अब मैं आखिर में इन सब का धन्यवाद देने के लिए मंच पे बुला रहा हूँ, मंच शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उमा बहुत अच्छी अभिनेत्री रही हैं, डायरेक्टर रही हैं, राइटर हैं, उनकी 2 नाटक आ चुके हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात जो उनकी है, डॉक्टर आतमजीत जी लोहा कुट लगभग 20 सालों से उमा करती आ रही, बलवंत गार्गी का लोहा कुट का वो रोल, एक दबंग औरत का रोल है, कैसे वो अपनी बेटी से सीख के आगे बढ़ी। तो एक मैं उमा झुनझुनवाला से उनसे कहूंगा कि वो आए और एक मंच पर आए। जब मंच पे आदमी आता है तो सब कुछ गम गम सब भूल जाता है, घर में कोई दर्द है, बीमार है, खुद कैसे है, सब भूल जाता है। उस समय वो मंच पर होता है और मंच का जादू वो सबको पकड़ता है। तो आप इस समय मंच पे हैं, अपनी भावनाओं को काबू करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि सबका धन्यवाद करें और चंद शब्द मारे उमा झुनझुनवाला जी। सबको प्रणाम। पानी पी लीजिए, आराम से पानी पी लीजिए, उसके बाद 20 अप्रैल मेरे लिए आज भी 20 अप्रैल है। अजहर से मेरी मुलाकात अगस्त 1990 में हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी में कल्चरल सेक्रेटरी चुनी गई थी 1991 में। और वहाँ छात्र यूनियन करती थी। नीचे जुलूस वगैरह में अजहर को देखा था। एक दूसरे को पसंद किया था और मैं भी थिएटर से जुड़ी हुई थी। नाटक रंगमंच ने मुझे हमेशा आकर्षित किया था और शायद यही एक कॉमन फैक्टर था हम दोनों के बीच। उन्नीस सौ 92 में अजहर ने अपने दिल की बात रखी थी मेरे सामने और 1992 में ही हमने तय किया था सारी जिंदगी साथ रहने का। ये बात और है कि अजहर छोड़ के चले गए बीच में। फिर हमने 1994 में अपनी नाट्य संस्था बनाई लिटिल थेस्पियन। और हम दोनों थिएटर में हमेशा बहुत ही एक सी बातें हमें होती थी, इसलिए थिएटर को लेके हमारे बीच में कभी भी ना कोई तनाव नहीं हुआ। हम दोनों का ही मानना था कि हम हमेशा लिटिल ही रहेंगे। अंग्रेजी में नाम रखने के पीछे मकसद हमारा हिंदी और उर्दू और बांग्ला इन सब के बीच में भाषा को लेकर कोई तनाव नहीं हो, एक बीच का रास्ता निकाल के हमने ये किया था। अजहर का जुनून
मेरा भी रास्ता बनाता गया। मेरे बच्चे आज भी मुझसे कहते हैं कि हम लोग मेरा रात रात को 3-3 4-4 बज जाते, अब थिएटर पे ही। बच्चे कहते कि मम्मी पापा आप लोग कैसे सिर्फ थिएटर की बात करते, कुछ और नहीं है। थिएटर की तो खैर हमारी एक लंबी यात्रा है और रहेगी। प्रताप सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सबको याद किया। मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगी। आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमा जी, शुक्रिया। अजर है और आदमी हमेशा रहेगा। कोई बात नहीं, होता है। मैं उमा झुनझुनवाला की तरफ से, लिटिल थस्पिन की तरफ से और माइकोलॉजी ड्रामा सोसाइटी की तरफ से मैं उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गवारों का मैं धन्यवाद तो दूंगा। इस तरह की सीरीज हम लोगों ने जो शुरू की है, जैसे कि शुरू में मैंने बताया और आतमजीत जी ने बीच में जिक्र किया, जो रंग साथी हमने छोड़ देते रह गए हैं, हम उनकी याद को ताजा कर रहे हैं अपने साथ। ऐसे एक रंग यात्री हमारे बीच में थे, हमारे जबलपुर के, जिन्होंने जबलपुर के अंदर आमटी के अंदर नाटक कला को संभाल के रखा था, हमारे वसंत काशीकर साहब। वसंत काशीकर ना वो केवल मराठी थिएटर करते थे, बल्कि बुंदेली नाटक उन्होंने काफी की और हिंदी नाटक तो वो करते ही थे। और काफी उन्होंने मेरे को भी मौका दिया, जबलपुर जाते रहे, उनके साथ नाटक करते रहे। और 1-2 बार उन्होंने मुझे वर्कशॉप के लिए बुलाया कि हमारे पास आइए, हमारे स्कूल में वर्कशॉप कीजिए। मैं उनके साथ जाता था। वो भी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम उनकी याद को भी ताजा करेंगे। ऐसे ही हमारे ललित बहल साहब, जिसके बारे में मुझे करेक्ट किया था आतमजीत ने कि वो पटियाला के नहीं बल्कि कपूरथले के थे। और चन्नी साहब, हम उनकी याद को भी ताजा करेंगे। आज हमने अजहर भाई को याद किया। अजहर भाई हमारे बीच में हैं, जिंदा रहेंगे और आज भी हमारे साथ थे, ताकि आप सब लोगों ने उनके बारे में बोला। हमारी ये बात सच है कि जब आदमी मंच पर आता है तो सब कुछ भूल जाता है। मैं भी मंच का आदमी हूँ, कुछ बातें हमें बुलानी पड़ती हैं, उनकी याद को ताजा करते हुए उन्हीं के किए हुए कामों को, उनके लिखे हुए कामों को आगे बढ़ाना होता है। हमें वो काम करना होगा। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, हम सबकी श्रद्धांजलि आपके साथ हैं। मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, अंजलि लाने के लिए मैं डॉक्टर प्रताप सहगल को बोलूंगा कि चंद शब्दों के साथ इसको खत्म करें। डॉक्टर प्रताप से अपना माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए। माइक। हाँ हाँ, कर लिए कर लिए। आखिर में बड़ा भारी हो गया। उमा अभी भी बाहर नहीं आ पा रही इस ट्रॉमा से। बार बार उमा को यही कहता हूँ कि गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट। ये ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा से बाहर आना ही है और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प है ही नहीं। अब जो राहें बनाई दोनों ने मिलकर, अब तुम्हें उस राह पर चलना है, अकेले चलना है। बाकी सब लोग साथ हैं, सब जितने भी लोग हैं सब साथ है। बहुत बड़ा रंग परिवार तुम्हारे साथ है, अकेली नहीं हो उस तरह से। लेकिन वो जो रास्ता तुम दोनों ने बनाया है उस पर अब तुम्हें अकेले ही चलना है और नए नए मुकाम हासिल करने हैं। यही मुझे लगता है उनको, अजहर को ठीक से याद करने का एक तरीका होगा और यही सलीका होगा। उमा प्लीज गेट आउट ऑफ इट। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस बहाने बहुत सारे और नए आयाम हमारे सामने आए हैं, क्योंकि हम अजहर को सिर्फ अपनी अपनी निगाहों से ही जानते थे, समझते थे।
आज बहुत सारी निगाहों से जाना समझा है। अनीस आज़मी ने एक दोस्त के नाते, एक पूरे जो उनकी ये रंग यात्रा रही उसके नाते, और एक पहले उनके उस्ताद आए थे, उन्होंने अपने उनके शुरुआती दौर के बारे में बताया। उनके दोस्त नईम अनीस, वो भी अनीस थे, वो आप पहले अनीस हैं, वो बाद में अनीस थे। तो उन्होंने एक वो दोस्त पहले के भी आए, नाते, वो बाद में आए हैं, फर्क इतना होता हाँ, है। तो ये एक हमें एक अब ओवरऑल व्यू जैसे मिला है। हालांकि उनके आयाम और भी होंगे। उमा थोड़ा सा कंपोज हो जाए तो एक पति के रूप में भी, एक प्रेमी के रूप में भी बोलिए, बताइए, अब इसको अपने संबंधों को सेलिब्रेट कीजिए। अब बहुत हो गया, अब उस जो किया है, अब उस किए का जश्न मनाने का वक्त है, सेलिब्रेट करने का वक्त है। नो, सेलिब्रेट इट। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। कब तक रोना चलता रहेगा? छोड़ो इसको उमा, और कम आउट, आओ बाहर आओ, सब साथ हैं। तो आज की ये स्मृति सभा यह है कि हम उनको याद किया, उनके कामों को याद किया है, और एक शक्ति मिलती है उससे। तुम्हें भी शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से आगे बढ़ो। और यही कामना करते हैं कि जो सिलसिला लिटिल थेस्पियन का है वो चलता रहे और पूरी ताकत के साथ चलता रहे। ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? आगे चलना है, सारे परिवार साथ है तुम्हारे, इतने लोग तुम्हारे साथ हैं, तो आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आत्मीयता से, बड़ी अपने इन्वॉल्वमेंट और बड़ी संलग्नता से आप लोगों ने अज़हर को याद किया। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। और अपने कॉलेज ड्रामा सोसाइटी की तरफ से, अबीर एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रवि का भी शुक्रिया। रवि हमारे, समझ लो, रवि हमारे इंजन हैं, मैं तो सिर्फ झंडी दिखाता रहता हूँ। तो बाकी इंजन तो वही हैं, और वही सब ये व्यवस्था करते हैं और चलाते हैं इसको। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब भी बस ऐसे हम आपको आवाज़ दें, आप आते रहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। ये मंच मुझे अबीर एंटरटेनमेंट ने दिया था, जिसके साथ ही हमारे प्रशांत नेगी साहब, अमित साहब से बात साथी हैं, इनके सौजन्य से हम लोग आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं इस उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हम लोग फिर जुड़ते रहेंगे, रंग कर्म को करते रहेंगे। रंग कर्म कभी बंद नहीं होता। हमारे बाबा नानक जी कह के गए, कल्ले आए नानका थल्ले ते उठ के आए। जो आदमी आया पूछ जाए, जैसे गालिब क्या जिंदगी ने बुला लिया आ गए, और मौत ने बुला लिया चले गए। कि ये सिलसिला चलता रहेगा, रंगमंच चलता रहेगा, रंगमंच चलना चाहिए। इन बातों के साथ हम इस प्रोग्राम को अभी विराम देते हैं। और आए मैं सभी मौजूद लोगों का, मेहमानों का, दोस्तों का, प्रेमियों का, मैं लिटिल थेस्पियन की तरफ से, उमा की तरफ से, कॉलेज ड्रामा सोसाइटी की तरफ से, अबीर एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हुआ है, और मैं आपको बता दूं ये लिपिबद्ध भी हो रहा है। जैसा मुझे फैगल साहब ने कहा था कि इसको लिपिबद्ध करो, तो यादें के नाम से हम इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई बात इसमें और कहनी है अगर भाई के बारे में, तो आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। उमा जी को दे दीजिए, फैगल साहब को दे दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। इनको हम यादें एक सीरीज के नाम से किताब निकाल रहे हैं, जिन लोगों को हमने याद किया है उनके ऊपर। अजहर ने प्रताप सर से वादा किया था कि वो इनका नया नाटक बुल्ले शाह करेगा, और हमने इसकी स्क्रिप्ट रीडिंग रखी थी कि इसके बाद हम करेंगे। सर आपसे मेरा वादा है कि बुल्ले शाह तो हम करेंगे। अरे ये टाइम नहीं है तो ठीक है, होगा होगा, वो भी होगा, और भी बहुत कुछ होगा। नहीं, उमा जी इसमें मैं बात करना चाहूंगा। उसमें एक शर्त ये भी थी कि उसमें शाह इनात का रोल मैं करूंगा। मैंने कहा था मैं अपने खर्चे पे दिल्ली कलकत्ता आऊंगा, रहूंगा, सब कुछ करूंगा। शाह इनात का रोल मैंने करना था। और आपका तो ये बात याद रखिएगा। नाटक भी मैं करूंगी, वो रेट्रो नाटक भी मैं करूंगी। हाँ बिल्कुल, प्लीज नाटक कीजिए, और मैं उधर आऊंगा कलकत्ता में, और ये रोल मैं करूंगा शाह इनात का। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। शबा खैर।
नमस्कार।